तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग चालू किए थे एनपीओ। एनपीओ में सबसे पहला चीज हमने बताया था एनपीओ किसको बोलते हैं, कि भैया ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं, इनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका काम होता है कि भैया टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट्स साइंस, चैरिटी, ये सब चीज प्रमोट करना होता है। इसके बाद मैंने बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, कि समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक होता है, और भी कई सारे पॉइंट्स थे। फिर मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं वो पीएल अकाउंट ही होता है। फिर बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो कैपिटल फंड वाला पॉइंट था। फिर मैंने उसके बाद जो डिस्कशन किया था डोनेशन, डोनेशन में मैंने बताया था जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का डिस्कशन नहीं हुआ था, जनरल डोनेशन के बारे में बताया था कि जब मिलता है पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लेके जाएंगे, और अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देंगे। क्वेश्चन पेपर अगर साइलेंट है, क्वेश्चन पेपर अगर साइलेंट है तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। उसके बाद डोनेशन के बाद एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में बात किया। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस में बोला था कि जब मिलता है पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में लिखेंगे, और उसके बाद अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करेंगे। क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट मान के बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देंगे। एक एक्सेप्शन था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसको रेवेन्यू ट्रीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बार बार मिलता है। मैंने लॉजिक समझाया था। उसके बाद मैंने बताया था लेगेसी रिसिप्ट। लेगेसी रिसिप्ट जब मिलता है पहले तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाएंगे। फिर हमने जो चर्चा किया था वो था सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। मिलेगा तो सबसे पहले तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का मतलब वो रेवेन्यू है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। मैं फटाफट बोल रहा हूँ पर समझ में आ रहा होगा, क्विक रिवीजन है। उसके बाद अपने लोग पढ़े थे लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब एक साथ में पूरा फीस दे दिया, एक बार देने का है। उसमें दो मेथड बताया था। नंबर वन, जब लाइफ मेंबरशिप फीस मिलेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा, फाइनल अकाउंट्स का बता रहा हूँ। नंबर वन, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाओ, कब तक, जब तक है जान, याद है ना। और जैसे ही वो मेंबर मर जाएगा तो लाइफ मेंबरशिप फीस को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल फंड में। दूसरा तरीका क्या था, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो बैलेंस लाइफ मेंबरशिप फीस में वो हर साल बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे, और ये अकाउंटिंग चलता जाएगा जब तक लाइफ मेंबरशिप फीस जीरो नहीं हो जाता। और जीरो होने के पहले अगर मेंबर का डेथ हो जाता है तो जो भी बैलेंस बचेगा लाइफ मेंबरशिप फीस में इसको ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। और इसके बाद मैंने दो लाइन स्टार्ट किया था, ऐसे लिखवाया था आपको, समझाया तो कुछ नहीं था। एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हेडिंग डाला था, और मैंने कुछ तीन ऐसे पॉइंट्स लिखा दिए थे। मैंने बस इतना सा चर्चा किया था, अगर आपको याद हो तो बोलो यस सर के नो सर। हाँ सर भैया, ये तो आपने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अब करना क्या है, हम लोग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखना है। आज का काम है अभी सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखना है। देख, मैंने बताया था स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे बताया था कि अगर कोई अपने को डोनेशन दे रहा है और अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि वो डोनेशन किस चीज में यूज होगा तो उसको कौन सा डोनेशन बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन के लिए जो अकाउंटिंग यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्यों सिखा रहे भैया, देख अगर बुक में कहीं जाएगा ना, अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वगैरह खोल के देखोगे वहां फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, किंतु स्पेसिफिक डोनेशन तो है। तो स्पेसिफिक डोनेशन का अकाउंटिंग जैसे होना चाहिए सीखना तो पड़ेगा, तो इसलिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अगर अकाउंटिंग सीख लेंगे तब लॉजिकली समझ जाएंगे कि भैया ये सब हो क्यों रहा है। और अगर अकाउंटिंग ही नहीं समझेंगे तो आपको सिर्फ ना फिर रटना पड़ेगा कि भैया ये ऐसे यहां जा रहा है वहां जा रहा है, सिर्फ रटना पड़ेगा। मैं वो रटने वाला काम नहीं कराना चाह रहा, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे होगा। और हो सकता है बहुत जल्द एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तुम लोग जानते ही है कि जो भी चीज मैं क्लास में बोल देता हूं कभी ना कभी एग्जाम में आ ही जाता है। ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है, आज से नहीं है। मैं कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा अगर मैं पढ़ा देता हूं और वो अगर मान ले इंस्टीट्यूट की बुकें बहुत अच्छे से नहीं भी है तो कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। आप लोग देख ही लिए पुराना ट्रेंड वगैरह। तो चलो मैं बात करता हूं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैं आपको इसके लिए ना दो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जो बच्चा लोग ये दो एग्जाम्पल पकड़ लिया ना उनको जिंदगी में फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं अपना पहला एग्जाम्पल।
तो आप भी लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर वन, डोनेशन received ₹1 lakh for prize distribution. मैंने क्या बोला, हमें डोनेशन मिला, किसी ने डोनेशन दिया और डोनेशन 1 लाख रुपए का मिला, और ये डोनेशन किस चीज में यूज करना बोला है, मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि जर्नल एंट्री क्या, हम अकाउंट सीख रहे हैं तो जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। तो हमारे पास पैसा आज आया है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। टू क्या लिखें, भैया डोनेशन मिला है तो डोनेशन लिख दीजिए। नहीं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग जो फंड मिलता है ना हमें, उसका नामकरण कर देते हैं, उसको ईयर मार्क करके रखते हैं। नामकरण करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर मार्क करके रखना, ईयर मार्क करके रखते हैं। अब ये डोनेशन मिला किसके लिए था, प्राइज देने के लिए, तो इसका ना नाम रखेंगे प्राइज फंड। क्या नाम हो जाएगा? अब मान लो डोनेशन कोई दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो क्या नाम हो जाएगा, बिल्डिंग फंड। कोई डोनेशन दिया है लाइब्रेरी बनाने के लिए, लाइब्रेरी फंड। आप समझ रहे कैसे नामकरण किया जाता है, इसको बोलते हैं ईयर मार्क कर लेना, मतलब फंड को नामकरण कर ले, ये फंड इसी का है। मेरा बात समझ रहा है? तो जैसे मेरे को प्राइस के लिए मिला तो मैं पहला एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। ये मेरा स्पेसिफिक फंड अकाउंट खुल गया। ये प्राइस फंड अकाउंट मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, स्पेसिफिक फंड अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं कुछ और भी करना चाहता हूं, कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, विजुअलाइज करना चाहता हूं, वो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप विजुअलाइज करोगे स्क्रीन पे। रेडी है देखने के लिए? तो सुनिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लो अगर मैं आज के दिन एक बैलेंस शीट बनाने जाऊं, तो ये जो जर्नल एंट्री मैंने बनाया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड, इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा? हर चीज का इफेक्ट पड़ता है। बैंक डेबिट हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे बैंक में आ जाएगा कितना रुपया, 1 लाख रुपया। और प्राइस फंड को अपने क्रेडिट किया है ना, तो क्रेडिट बैलेंस से मतलब एसेट साइड में आना चाहिए कि लाइबिलिटी साइड में? लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिट बैलेंस सब कहां आता है, लाइबिलिटी साइड में। तो ये प्राइस फंड 1 लाख रुपया आ गया, मतलब उस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपया में आ जाएगा, बढ़ जाएगा या आ जाएगा बैंक में, और एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया लाइबिलिटी साइड में, प्राइस फंड। अब इसको रीड करना सीखो। देखो अकाउंट्स कर तो सभी लेगा जर्नल एंट्री, तो क्लर्क भी कर लेगा। रीड करना सीखो। इसका रीड करने का मतलब क्या है, हमारे पास एक प्राइस फंड है 1 लाख रुपए का, मतलब वी आर लाइबल टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस। कितने रुपए का, 1 लाख का। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? नहीं 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 किया। कैसे पता? अरे यहां 1 लाख बैलेंस बचा हुआ, मतलब 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी है, अभी तक किया नहीं है। तो बाकी इसका पैसा कहां है, पैसा मेरे पास कहां पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है। बात समझ में है? अब जैसे पैसा तो आ गया, अब मान लो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं करना है, 1 साल बाद करना है। अभी अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, इस साल का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब अगले साल होगा। तो अब ये पैसा अभी जरूरत नहीं है। अगर पैसा ही अभी जरूरत नहीं है तो भैया हम क्या करना चाहते हैं, पैसा को सेफली रखना चाहते हैं। मैं तिजोरी में बंद करके रख दीजिए। एक्चुअली तिजोरी में बंद करके रखने से नहीं होता, क्या तो पैसा बढ़ता नहीं है। और क्या अगर पैसा हाथ में रह जाएगा ना तो खर्चा हो ही जाएगा। तुम भी सोचो, तुम्हारे हाथ में कभी कोई पैसा रहता है, कोई ना कोई काम आता है और पैसा निकल ही जाता है। पर ये पैसे को तो हम सिर्फ प्राइस देने के लिए यूज कर सकते हैं, इधर उधर तो कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेफ रखने के लिए इसको इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में। क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। जब भी इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क फ्री जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां कोई रिस्क नहीं है। तुम बोलेगे पैसा डबल करेंगे, चलिए शेयर बाजार में लगाते फटका खेलेंगे, नहीं चलेगा भाई साहब, वो नहीं है। तुमको ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर कोई रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम इसका एफडी बना के रख सकता है, फिक्स डिपॉजिट, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के रख सकता है। समझ रहे मेरा बात? तो जहां पर रिस्क नहीं है ऐसा जगह इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्स आता है, उसमें लगा के रख सकते हो। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं भी डालोगे पैसा तो वहां कोई रिस्क नहीं है। समझ रहा मेरा बात? या एफडी बना लो, तो ये सब जगह रखा जाता है। तो मान लो मैं बोलता हूं जैसे 1 लाख रुपए है ना, पूरा 1 लाख रुपया मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं लिखा
ये क्या हो गया भाई साहब, आप डांस क्यों कर रहे हैं? हाँ देखो, पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट एंटायर 1 लाख प्राइज फंड इन 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट समझता है? हाँ, जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। मतलब 1 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ था, हम बोले खर्चा हो जाएगा, सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट कर दिया हम बाजार में। तो आज जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो एंट्री क्या होना चाहिए, मुझे ये लॉजिक लगाना है। अभी एक बार पेन होल्ड कर लो, अभी लिखना मत। नॉर्मली बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? नॉर्मल एंट्री, लिखना मत, हाँ कोई मत लिखना, सिर्फ मेरे को लिखने दो, कोई मत लिखना। नॉर्मली आप एंट्री क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करते हो? बैंक। मेरा बात समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ऐसे ही ना करते हो एंट्री 1 लाख। पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको ईयर मार्क करके रखा जाएगा। देखो अब मैं ईयर मार्क बोलूंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है रे, ये तो प्राइस फंड का पैसा लगा हुआ है ना। तुमको ध्यान रखना है कि ये प्राइस फंड वाला पैसा का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग ईयर मार्क करने के लिए, इसके सामने लगा देंगे प्राइस फंड। तो एंट्री क्या बन गया? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो बात समझ में है? ये जर्नल एंट्री आप लिखो। तो अगर अच्छा बिल्डिंग फंड का पैसा इन्वेस्ट करते तो क्या एंट्री होता? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अच्छा लाइब्रेरी फंड का पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लाइब्रेरी फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बात समझ में आने लग गया? यहां तक कोई डाउट जल्दी से देख के बताओ। अब मैं जानना चाहता हूं इस एंट्री का हमारे बैलेंस शीट पे कोई असर पड़ेगा क्या? जरा सोचो तो। बैंक अकाउंट डेबिट किया कि क्रेडिट? क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया 1 लाख से कि कम गया? कम गया। किंतु क्या बढ़ गया? इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। मतलब अगर आप मेरे बैलेंस शीट पे सोचोगे क्या असर पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए से कम गया, मतलब बैंक बैलेंस कितना हो गया? 0। और इसके बदले मेरे पास आ गया प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीएफआई, समझ जाओगे ना? 1 लाख का आ गया। अब थोड़ा विजुअलाइज करो। अब ये एंट्री के बाद क्या हो गया? मेरे फंड अकाउंट में कितना रुपया है? ए भाई साहब, मेरे फंड अकाउंट में कितना रुपया है? 1 लाख। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट। मैं तुमसे पूछूंगा 1 लाख रुपया कहां पड़ा हुआ बताओ, तो बोलेगा भैया इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ 1 लाख रुपया। अरे बोलो हाँ, बढ़िया पॉइंट है, समझ आ रहा है थोड़ा सा? अच्छा नेक्स्ट भैया नेक्स्ट। अब मैंने जब इन्वेस्ट कर दिया तो 1 साल बाद मेरे को ना इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने ऐसे लिखा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹10,000। हम जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया मुझे। 10,000 कैसे आया समझ गए? अरे भैया इजी तो है, आपने इन्वेस्ट कितना रुपया कर रखा है? 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा था, तरह की 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा था। इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10,000। अच्छा आप ही बताओ, चलो आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है आज इंटरेस्ट मिला तो मुझे एंट्री क्या करना चाहिए? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, एकदम सही बोल रहा है। क्या मिला मुझे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। 10,000 रुपए मिल गया। कोई दिक्कत है क्या? ये तो एंट्री बचपन से सीख रहा है। किंतु रुको ना, मेरे को एक और बात बताना है। या बताना क्या, मेरे को एक्चुअली एक बात पूछना है। पूछूं मैं? अगर आप थोड़ा सा परमिशन दे तो मैं पूछ लूं उस बात को। हाँ भैया पूछिए। मेरा क्वेश्चन है, जो इंटरेस्ट मिला है ये मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। ये लाइन को फिनिश करो। दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में कहां क्लोज होता है? तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आना चाहिए, लिखना मत अभी पर सुन लो, ये इनकम है तो पीएल में क्लोज होना चाहिए। अब तुम बोलेगा नहीं भाई तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्लोज होना चाहिए। हाँ वही एक ही बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएल में क्लोज होना चाहिए। किंतु सुनो ना, अगर तुम पीएल में क्लोज करता ही तो तुम एंट्री क्या करता पहले बताओ? लिखना मत कि तुम्हें बार बार बोल, लिखना मत। क्या करता? इंटरेस्ट क्रेडिट था तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देता। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट।
और तुम पीएल में क्लोज करते, तुम क्या लिखता 2PL, यही तो करता। किंतु भैया मेरे को ये समझाना है, ये इंटरेस्ट ना नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कुछ खास है। खास क्या है सर? खास है। क्यों खास बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो आप इंटरेस्ट कमाए हो, ये नॉर्मल पैसा का लगा के नहीं कमाए हो, ये प्राइस फंड का पैसा लगा के कमाए हो। तो भैया नॉर्मल पैसा जो तुम्हारा नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा के इंटरेस्ट आता है वो जाएगा पीएल के अंदर, किंतु ये किसका पैसा लगा है? प्राइस फंड का पैसा। तो ये इंटरेस्ट पीएल में नहीं, प्राइस फंड में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? यही फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलता है। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर ट्रांसफर करते वक्त इसको मेरे को पीएल में नहीं, कहां ट्रांसफर करना है? प्राइस फंड। मतलब अगर आप कोई भी स्पेसिफिक, सुनना ध्यान से, कोई भी स्पेसिफिक फंड का पैसा यूज करके कुछ भी इनकम कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, तो वो सारा इनकम या प्रॉफिट पीएल में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? फंड में। क्योंकि फंड का पैसा यूज करके कमाए हो तो जाएगा कि कौन से अकाउंट में? फंड अकाउंट में। तो दो एंट्री बना, जरा विजुअलाइज करो जल्दी से, बैंक टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू क्या? प्राइस फंड। दो एंट्री करेंगे हम लोग भी। किंतु कई सारे बुक्स में अगर मान लो आगे जाके कोई बुक दूसरा पढ़ा, तो कई बार बुक्स में क्या करते हैं लोग, ये दो एंट्री को कंबाइन करवा देते हैं। नहीं समझा मेरा बात? अगर कंबाइन करोगे तो ध्यान से देखो, ये इंटरेस्ट क्रेडिट और ये इंटरेस्ट डेबिट क्या हो जाएगा? नलीफाई, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट में क्या असर बचा? बैंक टू प्राइस फंड। तो कई बुक में ये एंट्री भी मिलेगा। समझ आ रहा है? नोटिंग करके रखो ये पूरा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख के रखो पहले, लेकिन फिर और भी चर्चा करना मुझे इन चीजों के गहराई में जाना है, गहराइयां। सब ठीक है? हो गया? अच्छा, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, अगर नेट में सोचो तो इंटरेस्ट कट जाता है, तो एंट्री क्या बना? बैंक टू प्राइस फंड। जरा सोचो इसका बैलेंस शीट में क्या असर पड़ा? बैंक डेबिट हो रहा है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है। और देखो ये जो प्राइस फंड है ये क्रेडिट हो गया, प्राइस फंड का तो क्रेडिट ही बैलेंस होता है, और क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्राइस फंड बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर आप मेरे को पूछेंगे भैया इसका बताओ बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा, तो नंबर 1 पैसा आया तो मैं बोलूंगा मेरा बैंक बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 से बढ़ जाएगा। और एट द सेम टाइम मेरा प्राइस फंड भी कितने से बढ़ेगा? 10,000 से बढ़ेगा। बोलो यस सर कि नो सर? तो इसका मतलब अगर आप प्राइस फंड मनी यूज करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद अगर वहां से कोई भी इनकम प्रॉफिट कुछ भी आता है, तो वो इनकम या प्रॉफिट कहीं ना कहीं समझो अल्टीमेटली कौन से अकाउंट में डाल देना चाहिए? प्राइस फंड में ऐड कर देना चाहिए। बोलो यस सर कि नो सर? पक्का समझ आया? अब मैं आपको एक मस्त सच चीज दिखाता हूं। मैंने पिछले दिन 3 स्टेटमेंट लिखा था, जिसमें से पहला स्टेटमेंट में पढ़ना चाहता हूं। मैंने क्या लिखा था देखो, स्क्रीन पे दिखाया मैंने, एनी इनकम रिलेटिंग टू स्पेशल फंड। जैसे मेरे एग्जांपल में स्पेशल फंड का नाम क्या था? प्राइस फंड। उससे रिलेटेड इनकम था इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? शैल बी एडेड टू, कहां ऐड करना चाहिए? रेस्पेक्टिव फंड इन बैलेंस शीट। तो मैंने वही तो सिखाया कि भैया प्राइस फंड इन्वेस्ट करके जो उससे इनकम आया, इंटरेस्ट आया, उसको कहां ऐड कर रहे हैं? प्राइस फंड रेस्पेक्टिव फंड में ऐड कर रहे हैं बैलेंस शीट में। पहला बात समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? धीरे धीरे कर रहे हैं बच्चे की, अगर ये डेप्थ में चला गया दिमाग में ना, आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखो, अब क्या है, मान लो अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का समय आने वाला है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो प्राइस खरीदना पड़ेगा जाके, वो ट्रॉफी मेडल सब खरीद के लाना पड़ेगा, और भी गिफ्ट्स वगैरह खरीद के लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पर सोचो अभी हमारा सारा पैसा कहीं ना कहीं कहां पड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट में।
तो हमको अगर पैसा चाहिए तो हमको इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा, पर मैं पूरा नहीं बेच रहा हूं, मेरे को पूरा पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, आधा ही चाहिए, मैं आधा ही इन्वेस्टमेंट बेच देता हूं, नहीं समझा? तो मैंने आपके लिए ऐसे लिखा, सोल्ड 50% ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹60,000। मैंने अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट था ना, मैंने सारा नहीं, 50% बेचा, आधा बेचा, किंतु कितने में बेचा? 60 में। अच्छा, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था, जरा देख के बताना। तो 1 लाख का था। 1 लाख का 50% मतलब 50,000, यानी 50,000 का इन्वेस्टमेंट वी हैव सोल्ड फॉर हाउ मच? 60। ज्यादा में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो भैया इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो नॉर्मली एंट्री क्या होता है, होना क्या चाहिए, जरा समय अभी अभी एक बार देख लो, पहले फिर लिख लेना। मैं बोलो बेच के पैसा आएगा, बोलो हाँ। तो मैं बोला बैंक अकाउंट डेबिट, बेच के मेरे पास कितना आ रहा है? 60,000। अच्छा, बेचे तो क्या चला गया मेरे पास से? इन्वेस्टमेंट। तो मैं टू क्या नाम था उसका? प्राइस, हाँ, फंड इन्वेस्टमेंट, यही तो नाम था इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, कितने का इन्वेस्टमेंट गया मेरे हाथ से? 50,000। यहां तक ठीक है। और डिफरेंस जो 10,000 दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं यह लिख रहा हूं, ये अपना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। यहां तक समझ में आया? अरे बोलना हाँ। और आप लोग में से कुछ बच्चे सही बोल रहे थे, भैया ये जो अकाउंट आप बनाए हैं ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो ईयर एंड में भैया पीएल में क्लोज होना चाहिए, किंतु भैया फिर पीएल में क्लोज नहीं करूंगा। क्यों बोलो तो? ये प्रॉफिट कुछ खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट अर्न कियो, नॉर्मल पैसा इन्वेस्ट कियो नहीं, फंड मनी, तो इसका मतलब ये ट्रांसफर होगा, किंतु पीएल में नहीं, प्राइस फंड में। यानी आपको एक और एंट्री कर लेना चाहिए, दैट एंट्री शुड बी, प्रॉफिट को डेबिट करोगे, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये डेबिट हो जाना चाहिए। और इसको कौन से अकाउंट में डालना है? प्राइस फंड में। बोलो, अब लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर ये समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा सर, आपको समझने का बात है। एंट्री समझ गया? हाँ, वही जो आप बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक डेबिट टू प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट टू प्राइस फंड। आप दोनों एंट्री लिख के रखो जिससे लॉजिक आपका क्लियर हो। पर मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, पर मेरे को कंबाइंड नहीं, मेरे को तोड़ा हुआ एंट्री पसंद है। बेसिक एंट्रीज, लॉजिकली बढ़ना ही थोड़ा ठीक है। लिख लो तो बताना मुझे। पर ऐसे डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा कि भैया कोई ताबड़तोड़ बात बोल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, इजी है। अकाउंट्स होता ही इजी है, मैं तो हमेशा चिल्लाता हूं, अकाउंट से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कुछ बना ही नहीं है दुनिया में। अच्छा जी सुनिए ना, तो नेट में क्या हुआ, ये प्रॉफिट कट गया, तो मेरे पास एंट्री बना बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू फंड अकाउंट। जरा समझते हैं, बैंक डेबिट मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कमेगा? कितना से बढ़ रहा है? 60। तो मैं बोल रहा हूं देखो अभी मेरे बैंक में कितना बैलेंस आ गया? 60 और बढ़ गया। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, फिर दूसरा देखो, हमने यहां लिखा टू प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, मैंने क्रेडिट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया कि कम कर दिया? कम कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया? 50,000 से कम हो गया। और प्रॉफिट अकाउंट तो कट कुटा लिया, लास्ट में टू प्राइस फंड, मतलब प्राइस फंड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो ये प्रॉफिट था प्राइस फंड से कमाए थे, तो प्राइस फंड इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें जाके इंक्रीज हो जाएगा। अरे बोलो, एक मस्त चीज विजुअलाइज कराऊं। देखो मेरे फंड अकाउंट में भी कितना बैलेंस है? 1,20,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 50,000 बैलेंस है। अच्छा, बैंक में कितना बैलेंस है? 70,000। तो इसका मतलब समझो, मेरे पास फंड में 120 है। हाउ इज दिस फंड रिप्रेजेंटेड ऑन एसेट साइड? सो आंसर है, ये 120 कहां पर है? तो मैं बोल रहा हूं 50 इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़ा हुआ है और 70
बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है। आपका ये हमेशा टैली हो जाएगा, कहीं तो होगा ना, अगर लाइबिलिटी साइड में कुछ है तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग ऑन द एसेट साइड। तो मैं बोल रहा हूं 120 कहां है, तो 50 इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है और 70 कैश में पड़ा हुआ है। विजुअलाइज कर पाए मैं जो कराना चाह रहा हूं? ये सब अभी नहीं, बड़े बड़े समय काम आने वाला है। फिर ये अगर लॉजिक पता होगा तो बहुत मजा आ जाएगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो इसको यहां से हटा दिया मैंने, यहां तक एकदम क्लियर है। अब आगे सुनो, आगे सुनो। अब ये बेच के जो पैसा लाए थे किस लिए लाए थे? प्राइस खरीदने के लिए। प्राइस खरीद के क्या करोगे? दे देंगे बच्चे लोगों को, और क्या करना है भैया, इतना ही तो है। तो मैं ऐसे लिखा, प्राइस अवॉर्डेड रुपीज, कितना अवॉर्ड करा? 50,000 करा दे, चलो 50,000। 50,000 का प्राइस बांट दिया हमने। 50,000 का प्राइस बांट दिया सर, 50,000 का प्राइस बांट दिया। आपको क्या लगता है, प्राइस बांटे तो इसका मतलब पहले खरीदे ना होंगे? नहीं समझा? मैं गया शॉप में, खरीद के लाया प्राइस और बच्चे को पकड़ा दिया, यही तो हुआ होगा। तो अगर इसका मतलब प्राइस अवॉर्ड किया, मतलब क्या, खरीद के लाया है। तो अगर मैं प्राइस खरीद के लाया हूं तो एंट्री क्या होना चाहिए? हाँ, प्राइस खरीद के लाए हैं तो इसका नाम होना चाहिए प्राइस अवॉर्डेड डेबिट। भैया ट्रॉफी ऑफिस सब खरीद के लाया, अब ये मत लिखना ट्रॉफी अकाउंट डेबिट, मेडल अकाउंट, ये ऐसे नहीं होता है। प्राइस अवॉर्डेड डेबिट, पैसा गया पॉकेट से तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, 50,000। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछूं आपको क्या लगता है, ये जो मैंने प्राइस में खर्चा किया है, ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये तुम्हारा फिक्स एसेट है। रेवेन्यू मतलब नॉर्मल खर्चा कि खरीदा, उसका बेनिफिट डिराइव हो गया तुरंत ही। और अगर कैपिटल मतलब वो तुम्हारे पास पड़ा रहेगा, तो प्राइस के तुम्हारे पड़ा रहता है, तुम एक ट्रॉफी खरीद के लाए, तुम तो दे दिया ना, तो बेनिफिट तो देन एंड देयर डिराइव हो जाएगा। जैसे मैं प्राइस सामने वाले को दिया, मेरा बेनिफिट डिराइव हो गया। तो सोचो ना, ये जो प्राइस के ऊपर खर्चा किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? मेरे लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। अच्छा एक्सपेंस है ना, मतलब तुम बोलना चाह रहा, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। तो भैया अगर नॉमिनल अकाउंट है, दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में कहां क्लोज होना चाहिए? पीएल में। तो लॉजिकली अभी लिखना मत, अभी लिखना मत, लॉजिकली बात करें तो एंट्री बनना चाहिए पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या? प्राइस अवॉर्डेड। किंतु सुनो ना, ये प्राइस कुछ खास है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये प्राइस जो खरीदे हैं, कौन सा पैसा यूज करके खरीदे हैं? फंड, फंड, फंड। तो ये जो खर्चा है ये पीएल में क्लोज नहीं होना चाहिए। गेस करो कहां क्लोज होना चाहिए? फंड से रिलेटेड है तो फंड अकाउंट में क्लोज होना चाहिए। तो मतलब प्राइस फंड, मैं ये बोल रहा हूं फंड से यूज कर रहे हैं। अगर आप नेट सोचो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नेट में सोचो तो क्या क्या हो रहा है, नेट करो। देखो प्राइस अवॉर्ड डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बच रहा है? प्राइस फंड टू बैंक। मतलब लॉजिक समझ में आ जाएगा। मैंने फंड यूज करके प्राइस दे दिया। मैंने फंड बनाए क्यों था? प्राइस देने के लिए। आज प्राइस दे रहा हूं तो फंड अकाउंट को डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट था। जल्दी पकड़ बात को, पहले फंड अकाउंट, तो देखो फ्रंट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। डेबिट के पैसा निकाल लिया वहां से देने के लिए, टू बैंक, तो प्राइस फंड टू बैंक। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर कि नो सर? बस ये सिंपल सा है। तो याद रखना, प्राइस अवार्ड जो किया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फिर से बोल, कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू। समझ गया ना क्यों रेवेन्यू बोल रहा हूं? तो अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और वो फंड से रिलेटेड है तो फंड अकाउंट में क्लोज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और किससे रिलेटेड है? फंड से, तो वो क्लोज भी पीएल में नहीं होता है, कहां होता है? फंड में क्लोज होता है। बोलो बात क्लियर हो गया? अरे सबको समझ में आया? अच्छा इसका नेट इफेक्ट तुम लोग बोला प्राइस फंड डेबिट टू बैंक हो रहा है ना। अच्छा प्राइस फंड डेबिट होने का मतलब प्राइस फंड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। टू बैंक मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज। तो मैं अगर इसका इफेक्ट यहां बोलूं तो मैं बोल रहा हूं प्राइस फंड से कितना कम हो गया? 50,000, और बैंक से भी कितना कम हो गया? 50,000। बोलना हाँ। अच्छा और एक मजा का बात देख, मजा का बात, आज के दिन में यहां बैलेंस कितना बच रहा है फंड में? पहले हमको ये देख के बताओ। 70,000 बच रहा है। चलो मेरा इन्वेस्टमेंट में कितना बचा हुआ है? 50। बैंक में कितना बचा हुआ है? तो आपको हिसाब मिल रहा है?
देखो मैं यहां क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरे पास 120 का फंड था, मतलब आई वॉज लाइबल टू गिव प्राइजेस वर्थ हाउ मच 120। 120 में से मैंने 50 का प्राइस दे दिया, तो अभी भी कितना प्राइस देना बाकी है, तो फ्यूचर में 70 तक का प्राइस का तो फंड है मेरे पास। और ये 70,000 प्राइस दे दिएगा तुम अभी तक नहीं, वी आर लाइबल टू गिव, इसलिए तो लाइब्रेरी साइड में वी आर लाइबल टू गिव, लॉजिकली समझो। और ये है कहां आपका पैसा, तो बोलेंगे 50,000 इन्वेस्ट में है और 20,000 बैंक पे पड़ा हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला एंट्री किया ना प्राइस अवॉर्डेड वाला, उससे सीखने को क्या मिला कि अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, और वो रिलेट करता है फंड अकाउंट से, कौन से अकाउंट से, तो आपको उसको फंड अकाउंट से क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। आपको उसको फंड अकाउंट से क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। क्या ये बात समझ आया, यस सर कि नो सर, यस सर, समझ आ गया ना, श्योर। अच्छा मैं कहां चला गया, सॉरी। अब मैं पढ़ाना चाहता हूं कोई दूसरा वाला लाइन, बच्चे मन के सच्चे, दूसरा वाला लाइन देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट एक मिनट प्लीज दीदी। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखना क्या लिखा है, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे अपने केस में प्राइस अवॉर्डेड किससे रिलेटेड था, प्राइस फंड से, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फंड अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो जो आप एक्सपेंस किए हो उसको कहां से माइनस करके दिखाना, फंड अकाउंट से। तो आपने शायद अगर ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, तो मैंने इसको देखो यहां से फंड अकाउंट से क्या करके दिखाया था, माइनस करके दिखाया था। बोले यस सर कि नो सर, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट, पक्का किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। मैं अब अपना दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूं, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। तो एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने लिया, मोटा मोटा दो बात आप सीखे कि अगर आपके पास कोई स्पेशल फंड है, उससे रिलेटेड कोई इनकम आ रहा है तो फंड अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आपके पास कोई स्पेशल फंड है, उससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, कौन सा एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंस को आप पीएल में नहीं लेके जाओगे ना ना ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे ना ना ना, उसको क्या करोगे, फंड अकाउंट से लेस करके दिखाओगे। कहां से लेस, फंड अकाउंट से लेस करके दिखाओगे। यहां तक एकदम क्लियर हो गया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा अब बनेगा ये मेरा नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या चीज, नहीं नहीं नहीं, ये वाला जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ विजुअलाइज करा, आप समझ गए, मेरा काम हो गया। मैंने ये बात लिखा दिया है ना, कॉपी क्यों करोगे, मैंने तो नोट्स पिछले दिन ही वो 3 पॉइंट इसलिए लिखवाया। ठीक है, आओ लिखो एक और, डोनेशन रिसीव ₹1 लाख फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फॉर बिल्डिंग, चलो गया। लिखा, चलो मेरे को बताओ, मेरे को डोनेशन मिला है, डोनेशन 1 लाख रुपए, किंतु इस बार क्या चीज के लिए मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा तो पता नहीं, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करोगे या खरीदोगे जो भी, वो तुम्हारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है, किंतु प्राइस क्या था तुम्हारे लिए। तो अब समझो मैं जो एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, अब इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके घुस रहा हूं, पहली बार किसको लेके घुसा था, रेवेन्यू को। समझ, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या क्यों दूसरा ले रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, छोड़ो वो सब बात, कैपिटल रेवेन्यू तो बात का बात है। पहले बताओ, आज मुझे कोई डोनेशन दिया बिल्डिंग के लिए, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, लिखो लिखो, तुमको समझ में आ गया तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के लिए मिला है टू बिल्डिंग फंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 1 लाख। हो गया जी। अच्छा अब दूसरा, अच्छा नहीं इसका पहले बताओ बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा, दूसरा तो मैं लिख दूंगा। अगर मैं जाऊं बैलेंस शीट बनाने के लिए,
ये रहा मेरा बैलेंस शीट। देखो पहला एंट्री बैंक टू बिल्डिंग फंड, क्या असर पड़ेगा बोलो बैलेंस शीट में? बैंक एसेट साइड में आएगा 1 लाख रुपए का, और लाइबिलिटी साइड में, हाँ बिल्डिंग फंड क्या है, कितने का आएगा? 1 लाख। देखो लिख तो सभी लेगा, पहले इसको रीड करना सीखो, इसका मतलब क्या है। मेरे पास बिल्डिंग फंड 1 लाख रुपए का दिखा रहा है यहां पर, इसका मतलब कितने का बिल्डिंग बनाना बाकी है? मतलब अभी तक 1 लाख का बिल्डिंग नहीं बनाया है, इसलिए तो फंड में पड़ा हुआ, मतलब काम करना बाकी है। और ये पैसा कहां पड़ा हुआ? अगर नहीं बनाया तो कहां पड़ा हुआ है? बैंक में पड़ा हुआ, बनाया नहीं है अभी तक। बोलो बात समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? अच्छा, अब मान लो मैं बोलता हूं इन्वेस्ट ₹50,000 फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन 10% इन्वेस्टमेंट। सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया इस बार, कितना पैसा? 50,000। 10% इन्वेस्टमेंट मतलब, हाँ इंटरेस्ट 10% है, इंटरेस्ट 10% है। तो बताओ बच्चे, इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या एंट्री करूं आज? क्या ये सबको समझ में आ रही है? जो बच्चा जो बोल रहा है, ये बच्चा जो बोला बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, क्या सबको समझ में आ गया? तो चलो एंट्री कर लो, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 50,000। 50,000 समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ मेरे को, इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा? बैंक से पैसा गया पहले तो, टू बैंक हो रहा है, और एसेट साइड में क्या आएगा? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम से आ जाएगा 50,000 रुपया। अच्छा आज विजुअलाइज करो, एक मस्त चीज विजुअलाइज करो, फंड में कितना रुपया है? 1 लाख। मतलब अभी भी 1 लाख का बिल्डिंग बनाना बाकी है, और 1 लाख रुपया है कहां पे बाकी है? तो 50,000 इन्वेस्टमेंट में है और 50,000 बैंक में है। विजुअलाइज हुआ आपसे? अच्छा आगे तीसरा नंबर लिखो, रिसीव ₹5,000 इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। BFI लिखा, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बेवफाई बेवफाई मत पढ़ना। बोलो तो चलो चलो बोलो, इंटरेस्ट मिला मुझे, क्या मैं एंट्री करूं? दो एंट्री बताना मुझे, दो एंट्री, एक नीचे, दो एंट्री करेंगे हम। हाँ पहला, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये तो ठीक समझ में आ रहा है? अच्छा ये इंटरेस्ट मैं पीएल में क्लोज कर दूं? नहीं सर, इंटरेस्ट कुछ खास है, तो खास अकाउंट में जाएगा, कहां जाएगा? हाँ तो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? टू बिल्डिंग फंड। नहीं समझा? वैसे अगर मैं किसी बच्चे से यहां पूछ बैठूं कि अगर मैं कंबाइन एंट्री करूं तो क्या कट जाएगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कट जाएगा, नेट में असर क्या है? बैंक टू बिल्डिंग फंड। मैं दिखाऊंगा तो मैं बस पूछ रहा था, बैंक टू बिल्डिंग फंड। बैंक डेबिट मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। और टू बिल्डिंग फंड मतलब फंड का बैलेंस बढ़ेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? मैं समझा पा रहा हूं? सर 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 बैंक में कितना बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट का? 5,000। और बिल्डिंग फंड में भी कितना बढ़ेगा? 5,000। और अब मैं सारे बच्चों का चाहता हूं नजर स्क्रीन पे हो, क्योंकि अपने लोग वापस से कुछ बात करने वाले। क्या आप रेडी हैं बात करने के लिए? सुनिए ना, मेरे बिल्डिंग फंड में अभी कितना बैलेंस है? कुछ बिल्डिंग बनाया अभी तक क्या? नहीं, मतलब पूरा 1,05,000 का बिल्डिंग बनाना बाकी है, इसीलिए तो यहां बैलेंस है। इसका मतलब है वी आर लायबल टू प्रिपेयर दिस बिल्डिंग, वी आर लायबल टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। अब ये 1,05,000 है कहां? 50,000 इन्वेस्टमेंट में, बाकी 55,000 बैंक में। दिखाई दे रहा है? विजुअलाइज हो रहा है ये चीज? चलो बढ़िया बात है।
अब मैं बोल रहा हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ब्रैकेट में लिखा बिल्डिंग इज स्टिल इनकम्प्लीट। मैंने इस साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है मुन्ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में बनाया हूं, किंतु बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हुआ इस साल, इसलिए लिखा मैंने बिल्डिंग इज स्टिल इनकम्प्लीट। मतलब बिल्डिंग अब बन रहा है, हो सकता है 4 तल्ला बनाना हो, अब 2 तल्ला ही खड़ा हुआ है, तभी 2 तल्ला बनाना बाकी है, तो इस बिल्डिंग को बोल दो कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी भी बनना बाकी है। अच्छा अब बताओ आपके हिसाब से, लिखना मत, बस यहां तक हेडिंग लिख लिया, ये मतलब ट्रांजैक्शन लिख लिया। आप मेरे को बताओ जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, आप लिखना मत, मगर आप लिखना मत, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, आज मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया 30,000 रुपए का, तो मुझे एंट्री क्या करना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। आपके हिसाब से एंट्री होना चाहिए भैया, लिखना मत, प्लीज मत लिखना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला आपने, बैंक होना चाहिए, यही है ना? ठीक है, मैं मानता हूं आपका बात, ये आप बोल रहे हो 30,000। अब मैं आपको कुछ नई बातें बताता हूं। क्या आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए फिर बिल्डिंग यूज नहीं हो सकता, बिल्डिंग WIP अकाउंट होगा। हाँ, मतलब हमको ये बताना है ना अकाउंट्स में कि बिल्डिंग अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग सिर्फ लिखने का मतलब है बिल्डिंग रेडी हो चुका है, और बिल्डिंग WIP का मतलब है अभी भी बिल्डिंग बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग WIP अकाउंट डेबिट पहला हो। तुमने बोला टू बैंक, में मान लिया, बट प्रैक्टिकली जरा सोचो, क्या बिल्डिंग में खुद अपने हाथ से बना रहा हूं पैसा दे दे के, क्या तो क्या किससे बनवा रहा हूं? वेरी गुड, अब दिमाग मेरा कॉन्ट्रैक्टर से बनाएंगे, क्योंकि हम खुद थोड़ी ना बिल्डिंग बनाने वाले हैं, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए होंगे। तो जब होगा ना एंट्रीज, तो आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं दिखाओगे, आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, आज बिल्डिंग बना, आज ही पैसा थोड़ी ना जाएगा, पहले कॉन्ट्रैक्टर को ड्यू करेंगे पैसा कि इसको देना बाकी है, फिर अगले दिन पेमेंट करेंगे। तो हम बोल रहे डायरेक्टली टू बैंक मत लिखो, बस तुम लोग सोचा ठीक ही है, कोई गलत खास नहीं सोचा, पर अब नया मैं बता रहा हूं कि टू क्या लिख देना, पहले कॉन्ट्रैक्टर को ड्यू करो। मैं बोला बिल्डिंग इनकम्प्लीट है किंतु कॉन्ट्रैक्टर को 30,000 देना बाकी है, और अब जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को पे करूंगा तो आज एंट्री बनेगा कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अल्टीमेटली जो तुम एंट्री बोला था वही है, बस मैंने इसको ब्रेक करके दिखा दिया, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दिखा दिया, पहले ड्यू दिखाया फिर पे करके दिखाया। बोलो क्या इतना दूर मेरा बात समझ में आया है? यस सर कि नो सर? यस सर। 2 मिनट अभी मत लिखना, मैंने मना किया है, इतना हड़बड़ी क्यों, किससे मिलने जाना तुमको, बोले ना 2 मिनट रुकने। अभी ध्यान से समझो, इस एंट्री का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है पहले बताओ भैया। वही तो बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कट गया, वही बिल्डिंग WIP टू बैंक, यही तो भैया हम लोग बोल रहे थे आपको। हाँ वही है, मैं बोल रहा हूं इसका इफेक्ट अगर मैं बैलेंस शीट में डालना चाहूं तो क्या, कॉन्ट्रैक्टर तो कट जाएगा, बिल्डिंग WIP एसेट है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, टू बैंक मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया कि कम गया? कम गया। सुनो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके यहां पर एक नया एसेट आएगा जिसका नाम है बिल्डिंग WIP। कितने का था वो? 30,000, और अपने यहां से 30,000 रुपया कम हो जाना चाहिए बैंक बैलेंस से। बोला हाँ कि ना? अब 1 मिनट रुक जाओ, जरा ध्यान से देखो, मेरे फंड अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,05,000। अच्छा, बिल्डिंग फंड में 50,000 है, WIP 30,000 है, बैंक बैलेंस कितना बचा है? 50, 55, मैंने हाँ 25, यही है ना? अभी गड़बड़ी क्या हो रहा है जानते हो? मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है। बोलो तो क्या ट्रू नहीं है? वेरी गुड। बोले भैया आपका बिल्डिंग फंड में बैलेंस अभी भी 1,05,000 है, तो तुम बोले हाँ ठीक ही तो है, एंट्री का इफेक्ट कहां है यहां पर? नहीं, पर दिमाग क्या ये बात नहीं बोल रहा है कि बिल्डिंग फंड में अगर 1,05,000 है, इसका मतलब तुम लोग बोलना चाह रहे हैं अभी भी 1,05,000 का बिल्डिंग बनाना बाकी है। पर तुम दिल पे हाथ रख के बोल, क्या पूरा 1,05,000 बनाना बाकी है? नहीं भैया, इसमें से 30,000 का तो बिल्डिंग मैंने बना ही लिया है,
तो अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो गलत दिखा रहा है ना। तो सीधा बात है, क्योंकि अगर मेरा 30 का बिल्डिंग बन गया है, बात पकड़ो, 30 का बिल्डिंग अगर बन गया है तो बिल्डिंग फंड में तो 30,000 कम दिखाना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या नियम है, इसको करने के लिए क्या नियम है, हम लोग क्या करेंगे, जितने का बिल्डिंग इस साल बन गया, कितने का बन गया 30, तो 30,000 हम लोग बिल्डिंग फंड से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर इसको ले जाके, ये जो कैपिटल फंड नहीं होता अपना, हाँ कैपिटल फंड होता है, अब यहां जाके 30,000 प्लस कर देंगे। अब क्या हो गया, समझो ध्यान से। अब अगर ध्यान से देखोगे, अब तुम्हारा बिल्डिंग फंड को देखो कितना दिखाई दे रहा है, 75। और ये 75 में मतलब अभी भी 75 का बिल्डिंग बनाना बाकी है। तुम पूछेगा 75 कहां है, मैं बोलूंगा, मैं बता रहा हूं 75 में 50,000 इन्वेस्टमेंट में है और 25,000 कहां है, बैंक में पड़ा हुआ है। ये ट्रू पिक्चर है। मुझे पता है डाउट कहां है, बोला आपका सारा बात अच्छा लग रहा है भैया, किंतु मेरे दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कम क्या बिल्डिंग फंड से, वो लॉजिक समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग फंड ट्रू पिक्चर दिखाना है, उसको ले जाके कैपिटल फंड में क्यों ऐड किया। कहीं ना कहीं आ रहा होगा दिमाग में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बोल, जानना है इसका जवाब, नहीं जानना छोड़ो ना भैया, होता है, खत्म करो ना भैया, यार माथा खराब करते हैं आप भी। हम लोग पूछे नहीं, अपने मन से पूछ रहे हैं, हमको बोल रहे हैं क्यों ऐड हुआ। हो गया भाई, होता होगा, ऐसा ही रूल है, ऐसा होता है। अगर तुम्हें से आंसर पूछेगा तुम्हें, ये रूल है, ऐसा ही होता है। हाँ बोलिए। हाँ फिर से बोल, अच्छा लग रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग तो मेरा रेवेन्यू नहीं, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल लेके समझा दो, तुम बोलना चाह रहा है, मेरे को ठीक से क्लियर नहीं हुआ। क्या कैसे कैसे बचपन में कभी किया कैपिटल से एडजस्ट? बताओ हमको, एंट्री वाइज बता, एक तो एग्जांपल दे, मैं लिखता हूं तुम जो बोल रहा है। एग्जांपल दे, मुझको अच्छा लग रहा है, तुम अच्छा बात बोल रहा है। किंतु तुम वो सोच नहीं रहे हैं जो सोचना है, तुम कुछ और सोच के बोला है, मुझको समझ में आ गया ये बात। अरे बोल तो क्या सोचा है, बता तो। एक्चुअली क्या है इसके पीछे का लॉजिक, कि भैया मैंने बिल्डिंग फंड से पैसा निकाला उसको ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए, कैपिटल फंड में क्यों डाला। वो बेचारा बच्चा बोलने का जो कोशिश कर रहा है ना, वो अटक रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा कहीं सुना है तो वही चीज वो बोल दिया, उनको लॉजिक समझ में नहीं आया। लॉजिक क्या है, देखो बचपन से जब अकाउंट्स करते हो ना, जब भी अकाउंट्स किए हो आप, जितना भी आपका फिक्स्ड एसेट है ना, वो कैपिटल से एडजस्ट होता है। फालतू बात करते हैं, कुछ भी बोलेंगे हम आपका बात मान लेंगे, नहीं मैं बताता हूं। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं बचपन का जो बिजनेस नॉर्मल होता था उसमें क्या होता, मालिक पैसा लाता था पहले, तो जब मालिक पैसा लाता था एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, चल कैश ही करते हैं ना, क्या दिक्कत है। मालिक पैसा लाए तो क्या लिखते थे, कैपिटल। मान लो 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया लिखता था। अब मान लो बोलता हूं कि अब बिजनेस चालू करना है, तो मेरे को बिल्डिंग या कुछ भी खरीदना है, फिक्स एसेट खरीदना है, तो फिक्स एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता था, हाँ भैया फिक्स एसेट खरीदेगा तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश। जाता तो कैश, मान लो 1 लाख का ही खरीद लिया, तो अगर आप ठीक से इन दोनों एंट्री को नेट करोगे, नेट करो, नेट समझता है ना, कैश कैश तो कट जाता है, तो नेट में क्या बचा, फिक्स एसेट टू कैपिटल। मतलब मालिक पैसा लाएगा तभी तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टेड होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो फिक्स एसेट का पैसा होता है वो कहां घुसा हुआ रहता है, कैपिटल में ही रहता है। तो इसीलिए ये जो फिक्स एसेट का पैसा हमने कैपिटल में डाला। नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं, हमने अकाउंटिंग को थोड़ा बड़ा कर दिया। क्या होता है देखो, नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल, जब नॉर्मल बिजनेस होता है। इस बार क्या हुआ था, जब कोई डोनेशन दिया था उसको डायरेक्टली कैपिटल फंड में नहीं डाला, पहले एक अलग अकाउंट में डाला जिसका नाम क्या रखा, बिल्डिंग फंड डाल दिया उसका नाम। हम लोग यहां क्या लिख रहे थे, कैपिटल, पर मैं बोला नहीं, मैं कैपिटल में नहीं डालूंगा, कहां डालूंगा, बिल्डिंग फंड में डालूंगा। फिर जिस दिन बिल्डिंग बनाया उस दिन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। नहीं समझा मेरा बात? किंतु सोचो ये पैसा कहां जाने का था, मेंबर ही ना लाया है, तो ये कहां जाना चाहिए था, कैपिटल फंड में। पर पहले दिन तुम कैपिटल फंड में नहीं डाला था, तुम बोल रहे हाँ आज हम कैपिटल फंड में डालेंगे, तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड में आज डाल रहे हैं।
नॉर्मल बिजनेस में डायरेक्टली कैपिटल में डाल देते हैं, मान लीजिए पैसा लाता है फिर बिल्डिंग खरीदने आता है। यहां नौटंकी क्या किए, पहले बिल्डिंग फंड में डाल दिए, बोले नहीं हम कैपिटल फंड में नहीं डालेंगे, हम भूल जाएंगे नहीं तो बिल्डिंग बनाना है। तो पहले कहां डाला, बिल्डिंग फंड में। और जब बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग बना लिया तो बोला अरे अपना तो काम हो ही गया, तो चलो ये तो कैपिटल का माल था, इसको कैपिटल में भेजो, तो फिर कैपिटल में भेजा। नहीं समझा, मतलब एक एंट्री करने के जगह हमने एक और एक दो किया, मैंने पहले बिल्डिंग फंड में डाला फिर कैपिटल फंड में लेके गया। लॉजिक समझ में आ गया, एकदम क्लियर सबको। अगले बार कोई पूछेगा जवाब दे पाओगे, अरे क्यों डाला जवाब दे पाओगे कि एक बार और बोलना है, देख लो मेरे को हड़बड़ी नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो रहा है। तो यानी कि अभी मैं जो समझा रहा था कि यहां पर जैसे ही मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है, कितने रुपए का कंस्ट्रक्ट हुआ बिल्डिंग, 30 का, मेरे को सेम अमाउंट कहां से निकाल के कहां डालना चाहिए, फंड से निकाल के कैपिटल फंड में डालना चाहिए। तो फंड से निकालेंगे, फंड का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं बिल्डिंग तरह की बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू, इसको कहां लेके जा रहे हैं, कैपिटल फंड में। बिल्डिंग फंड टू क्या करेंगे, कैपिटल फंड। जरा ध्यान से समझना, एक मिनट, अभी लिखने नहीं बोला है, अभी तक लिखने नहीं बोला है। बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड, इसी एंट्री का इफेक्ट यहां डाले थे, ये वाला जो इफेक्ट है ना इसी का है। मैं बिल्डिंग फंड से निकाल के कहां डाल दूंगा, कैपिटल फंड। यानी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं जरा सुनो, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फंड है, कौन सा फंड है, उससे रिलेटेड कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो, क्या की हो, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हो वो पहले एसेट साइड में लिख दो, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है, तो उसको पहले कहां लिखोगे, एसेट साइड में लिख दो। फिर सिमिलर अमाउंट, यहां 30 है तो सिमिलर मतलब 30,000 ही तुम्हारा रेस्पेक्टिव फंड से निकाल के कहां डालना पड़ता है, कैपिटल फंड में डालना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अभी, अरे बोलना। अगर ये समझ में आ रहा है तो एक काम करो, मैंने यहां जो पॉइंट नंबर 3 लिखा था, 1 2 मैंने पढ़ा दिया है, अब 3 में क्या लिखा था जरा पढ़ो तो, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड, उससे कर रिलेटेड है, शैल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्डिंग फंड से रिलेटेड मेरा बिल्डिंग डब्ल्यूआईपी था जो कंस्ट्रक्ट किया, तो उसमें कहां दिखाया पहले, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुमने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर का 30 के बराबर 30 शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से, रेस्पेक्टिव फंड टू कैपिटल फंड। उस फंड से निकाल के कहां डालना, कैपिटल फंड में डाल देना। अब समझ में आया, क्लियर हुआ, पहले बोलो ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो आप यहां तक पहले आप नोटिंग करो, तो रुको कहां गया मेरा ये, अब ये 3 एंट्री तुम नोटिंग करो। और सबसे डेंजरस चीज ये है, ये एग्जाम में कभी भी आपको ये काम करने बोलेगा नहीं, किंतु आपको करना पड़ेगा। जितने रुपए का खर्चा करोगे, सीधा बात है, जितना रुपया कैश यूज किया इस साल, वर्ड पे ध्यान देना, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है, बाद में मैं यही वाला वर्ड बोलूंगा फिर रोएगा तुम लोग। जितना रुपया इस साल कैश यूज किया है, उतना रुपया फंड से कहां जाएगा, कैपिटल फंड। जितना रुपया कैश में यूज किया है, कैश कैश, उतना रुपया निकालोगे बिल्डिंग फंड, आई मीन स्पेशल फंड से, और कहां डालोगे, कैपिटल फंड। ठीक है, चलो लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। पहले कर लो फिर बात करते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अभी तो बिल्डिंग डब्ल्यूआईपी है। एक 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 लॉजिकल बात बताता हूं, चलो एक बड़ी बढ़िया बात। अगर मान लो
तुमको सब में ऐसे बोला बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन होगा 10%। इस साल 30,000 का अगर बिल्डिंग बना है तो तुम्हारा डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा? 3,000 होगा और आपको मिलेगा 0। याद रखना ये पॉइंट, जब तक एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता तब तक उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। मैंने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी ये बात बताया था एक बार, आप भूल गए। ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग क्या है? WIP। अभी तक ये बन के रेडी नहीं हुआ है तो इस पे अभी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बिल्डिंग बन जाएगा, उस दिन से इस पे डेप्रिसिएशन चालू होगा। जब वो बनेगा, अब मैंने नहीं पता कि 1 लाख में बनेगा कि 5 लाख में बनेगा, पर जब भी कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन के बाद से डेप्रिसिएशन। जब तक वो WIP स्टेज में है तब तक उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम लोग के साथ बदमाशी कर सकता है। मान लो मेरे को क्वेश्चन पेपर बनाने बोला, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग WIP दे दूंगा और एक फर्नीचर दे दूंगा। तो नहीं समझा? बदमाश कैसे हो सकता है टीचर? मेरे जैसा अगर हुआ तो क्या करेगा? और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखेगा डेप्रिसिएशन @ 10% ऑन फिक्स्ड एसेट। अब सारा बच्चा क्या कांड करेगा तुम समझ गया होगा, वो लोग पूरे पे लगा के आएगा। किंतु तुमको नॉलेज होना चाहिए WIP पे डेप्रिसिएशन, तो तुम इस पे सिर्फ लगा के आना। मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो छोटा सा पॉइंट आया दिमाग में कि खेला जा सकता है, तो मैं आपको थोड़ा बता दिया। ठीक है, अभी तक खेला नहीं है कभी एग्जाम में, डोंट वरी, ऐसा कभी भी नहीं दिया। पर मैं बोल रहा हूं अगर मैं हूंगा तो मैं कर ही सकता हूं ऐसा काम। ऐसा क्या बात है? इस लेवल पे पता होना चाहिए आपको इस सब बात। एनीवेज, अब मैं आगे थोड़ा बात करता हूं। ये है 4 नंबर पॉइंट 5। अच्छा बच्चे, ये बिल्डिंग कभी तो कंप्लीट होगा। अच्छा मान लो ये 30,000 का खर्चा करने के बाद मैं बोलता हूं बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। क्या बोला सर? बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटेड। तो सीधा बात है, बिल्डिंग अगर कंप्लीट हो गया तो अभी भी WIP है क्या? वो नहीं, कंप्लीट हो गया, पूरा बिल्डिंग बन गया। तो क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिकली समझो। अभी तक जो भी खर्चा कर रहे थे वो कौन से अकाउंट में डाल रहे थे? जब भी खर्चा कर रहे थे कौन से अकाउंट में डाल रहे थे? ये बिल्डिंग WIP में डाल रहे थे, यहां पर सारा इकट्ठा कर रहे थे। अब अपने को क्या करना है? ये WIP से निकाल के किस में ट्रांसफर करना है? बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि अभी परफेक्ट बिल्डिंग। अब अकाउंट का नाम चेंज कर देना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तुम लोग को डिग्री मिलेगा तो तुम लोग का नाम चेंज हो जाएगा ना। अगर तुम्हारा नाम मिस्टर ए है तो उसके पहले तुम्हारा डिग्री तो लगाना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा ना। मेरा बात समझ रहे हैं? तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं। तो अपने को नाम चेंज करना, जब भी बोलेगा कंप्लीट हो गया तो WIP अकाउंट से निकाल के एसेट अकाउंट में डालना है। यानी बिल्डिंग WIP से निकाल के कहां डालना है? बिल्डिंग में डालना है। तो जैसे कि मेरा एग्जांपल में, मेरे बिल्डिंग WIP में अभी कितना बैलेंस है? मेरे बिल्डिंग WIP में कितना बैलेंस है? 30। मैं बोला कंप्लीट हो गया बिल्डिंग मेरा, चलो। तो WIP से निकाल के कहां डालना है? बिल्डिंग। तो सुनना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे। क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग WIP डेबिट था, उसको खत्म कर रहे हैं, उस अकाउंट को खत्म कर रहे हैं, तो टू बिल्डिंग WIP कर देंगे। बोलो ना हाँ, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर बोल देगा कंप्लीट हुआ तो WIP अकाउंट से निकाल के एसेट अकाउंट में डाल दे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग WIP, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर WIP। क्लियर हो गया? अच्छा सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, इधर देखो। तो इसके एंट्री का असर क्या पड़ेगा यहां पर? मैं बोलूं बस इतना ही असर पड़ेगा। समझ गया तो बोलो, हम ज्यादा नहीं लिखना चाह रहे हैं अब। बस बिल्डिंग WIP अकाउंट से चेंज होके क्या नाम हो जाएगा? बिल्डिंग। और अब अगर आप विजुअलाइज कर रहे थे, देखो बिल्डिंग फंड में अभी भी कितना बैलेंस है? 75। ये 75 कहां है? 50,000 इन्वेस्टमेंट में और 25,000 कैश में। और कितने का काम हो चुका है ऑलरेडी? 30 का काम हो चुका है। क्या मैं जो दिखाना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं? पक्का श्योर? भैया एक सम करा दो तब थोड़ा मजा आएगा हम लोग। ऐसे नहीं आएगा, हमको पता है आपको सम करने का मन हो रहा है, पर सारा बच्चा लोग ये एंट्री सारा लिख लिया ना। अच्छा अब मेरा एक काम करो, मेरे काम करो, मैं सम कराऊंगा पक्का से। पहले आप ये तीनों स्टेटमेंट वापस पढ़ो तो समझ में आ रहा है क्या? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल फंड है, स्पेसिफिक फंड है, और उससे अगर कोई इनकम आता है तो वो उस फंड में जाके क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। मतलब अगर प्राइस फंड अगर है तुम्हारे पास,
प्राइज फंड का पैसा लगा के कोई इंटरेस्ट आया है, इनकम आया है, तो प्राइज फंड के साथ ऐड हो जाएगा। बिल्डिंग फंड का पैसा इन्वेस्ट करके कोई इंटरेस्ट कुछ कमाया है, तो वो कहां ऐड हो जाएगा? बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। मतलब बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा क्या बोला कि अगर आप अपना वो स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो डायरेक्टली फंड से माइनस कर देना। अरे बोलो, प्राइज अवार्ड हुआ था डायरेक्टली, उससे माइनस कर दिया था। किंतु अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता है फंड से रिलेटेड कोई, समझ रहा है, तो पहले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, वहां दिखाना। दूसरा, सिमिलर अमाउंट अपना स्पेशल फंड से निकाल के कहां डालना है? कैपिटल फंड में। रीड कर लो, देखो इंग्लिश समझ में आ रहा है क्या मेरा? तो बाद में तकलीफ नहीं हो, इंग्लिश पढ़ लो एक बार। एग्जाम में तो फुल फॉर्म ही लिखोगे, मैं WIP लिख रहा हूं, तुम थोड़ी ना लिखेगा, पागल है क्या? शॉर्ट फॉर्म लिखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ टीचर को दिया गया है, स्टूडेंट्स को नहीं। तुम अभी WIP है, समझो, और हम लोग अभी फिनिश गुड्स हैं। जो फिनिश गुड्स होता है उसको लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ बिल्डिंग लिखा जाता है, उसको कुछ नहीं लिखना पड़ता है। समझ रहा है ना? तुम लोग को सब कुछ लिखना पड़ता है। बोल। ये जो इन्वेस्ट मतलब 1 लाख मिला है, सिर्फ यही पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए मिला, सपोज उसमें 30,000 हो गया, तो अब बाकी का कैपिटल फंड। अगर तुम्हें डिसाइड कर लेता है कि फ्यूचर में आपको बिल्डिंग बनाएंगे ही नहीं, खत्म बात, तो वो कैपिटल फंड। हो गया? कोई डाउट नहीं है? चलो मैं एक सम कराता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सम नंबर 8 था शायद, या 7 था, याद नहीं है, 8 ही होगा। लकी 8 कहां हो तुम? हाँ 8 है। आ जाओ आ जाओ। छोटू सा सम है, छोटू सा, तुमको बहुत मजा आएगा। ए बातचीत बंद। क्वेश्चन नंबर 8A रीड करेंगे। एनपीओ चैप्टर में जाइए, क्वेश्चन नंबर 8A पहले खुद से एक बार रीड करेंगे। पहली बार रीड करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, भरोसा रखें। फिर दूसरी और तीसरी बार भी रीडिंग करना पड़ेगा, उसी के बाद ये सम सॉल्व हो पाएगा। मैं रीड करूं इससे पहले आप रीड कर लो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कृपया मुझे पॉज करके यहां पर कम से कम 2 बार रीड करें, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखें। और लाइव बच्चे लोग, तुम लोग तो रीड करो पहले फट से। चलो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 3 बार रीड कर लिए हैं। अब मैं अपने हिसाब से समझाता हूं। करने क्या बोला है, मैं पहले लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक्स में बनाना है? नोएडा स्कूल फॉर द ईयर, ईयर क्या बोला है? 1920। 1920 मतलब ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19 और ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 20। यानी इस दौरान जो ट्रांजैक्शन हुआ है मुझे बस वही दिखाना और कुछ नहीं दिखाना। किसका है? नोएडा स्कूल है। तो मैं आपके लिए लिखना चालू किया। लिखो लिखो लिखो, जर्नल एंट्री तो बनाना है, तो लिखो बुक्स ऑफ नोएडा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8A, बुक्स ऑफ नोएडा स्कूल। और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आपने हेडिंग लगा दिया। अब हेडिंग लगाने के लिए 2 बार थोड़ी ना स्क्रीन देखना पड़ेगा। बुक्स ऑफ नोएडा स्कूल जर्नल एंट्रीज, इसको लिखने के लिए स्क्रीन क्या देखना है? 4 बार देखा है स्क्रीन की तरफ। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। नोएडा स्कूल मेंटेन सेपरेट बिल्डिंग फंड। अच्छा, इनके पास कौन सा फंड है? बिल्डिंग फंड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला है, रेवेन्यू वाला नहीं है। मैं ये लाइन बोला समझ में? कैपिटल रेवेन्यू, समझ रहे? अच्छा, ऑन 31 मार्च 19, रुक जा, मेरा करंट ईयर 1920 था, मतलब 31 मार्च 19 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट बता रहे। हाँ, क्या हुआ उस दिन? बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड वाज 10 लाख। अच्छा, वो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट नहीं बना था, ये बैलेंस शीट, उसके अंदर इनके पास
बिल्डिंग फंड में कितना लाख रुपया बोल रहा है? 10 लाख रुपए था। तो एसेट साइड में भी तो होना चाहिए 10 लाख रुपया, कहां है दिखाइए हमको। एंड इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई फिक्स डिपॉजिट 15% पर एनम ऑफ ₹6 लाख। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, नहीं समझा? मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है 15% इंटरेस्ट रेट था उस पर, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? 6 लाख। तो मेरा दिमाग तो बोल रहा है 10 में से 6 अगर इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, कुछ भी बोल लो। देखो क्या बोल रहा है, एंड करेंट अकाउंट बैलेंस 4 लाख। करेंट अकाउंट किस में खुलता है? बैंक में। तो वही बोलना चाहता है बाकी पैसा कहां पर पड़ा हुआ है? बैंक में पड़ा हुआ है। ये आपको दिखा रहा है पिक्चर, किंतु पिक्चर कब का है? पिछले साल का। मतलब पिछले साल से बिल्डिंग फंड है अपने पास 10 लाख रुपए का। ठीक है, फिर हमको तो इस साल का एंट्री करना है ना, पिछले साल का तो नहीं करना था, तो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 1920, करेंट ईयर 1920 का बात कर रहा है। क्या हो रहा है? द स्कूल कलेक्टेड एज डोनेशन टूवर्ड्स द बिल्डिंग फंड 560। भैया क्या बोल रहा है? द स्कूल कलेक्टेड डोनेशन टूवर्ड्स बिल्डिंग फंड कितने का है? 560। तो 560 का अगर मेरे को बिल्डिंग फंड मिला है तो एंट्री क्या बनना चाहिए बताओ? मेरे को आज 5,60,000 का बोला डोनेशन मिला है टुवर्ड्स बिल्डिंग फंड, तो एंट्री क्या करना चाहिए आज मुझे? जब करना चाहिए पता है तो करो, बैठा क्यों है? तो आज मुझे मिला तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड कितने का मिला? 560। जल्दी बोलो यस सर कि नो सर। पहला एंट्री में पहला लाइन का पहला एंट्री। आपको कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं? आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? एंड और भी कुछ बात बोल रहा है, और भी है। क्या बोल रहा है? ट्रांसफर 40% ऑफ डेवलपमेंट फीस कलेक्टेड 22,56,500 टू बिल्डिंग फंड। बोल रहा है कोई डेवलपमेंट फीस है 22,56,500, समझो ध्यान से, यहां पर 22,56,500 का कुछ कलेक्शन हुआ है डेवलपमेंट फीस। बोल रहा है इसमें से 40% क्या चीज है? बोलता है इसको ना 40% जो है ना वो कहां डाल दो? बिल्डिंग फंड में। तो जरा कैलकुलेटर उठाओ, 22,56,500 का 40% कितना होता है? 9,02,600। बोलता है ये तो बिल्डिंग फंड में जाएगा। तो बाकी 60% बचा है कि नहीं बचा है? नहीं समझा मेरा बात? तो कितना होता है बाकी 60%? देख तो 13,53,900। तो ये कहां जाएगा? डेवलपमेंट फीस में। अरे बोला ही तो था, ये जो पैसा ये कौन सा फीस है? बोला इसमें से 40% एक्चुअली बिल्डिंग फंड का था, तो डाल दिया। तो बाकी 60 जो बचेगा वो क्या एक्चुअली में? डेवलपमेंट फीस का ही पैसा है। मतलब अगर आप एंट्री वाइज सोच रहे हो तो आज पैसा आ रहा है तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितना रुपया बोला था? 22,56,500 ये आ रहा है। अब इसमें से बोलता है 40% तुम बिल्डिंग फंड में डालो। मैं बोला लो डाल देता हूं टू बिल्डिंग फंड अकाउंट। मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं 22,56,500, इसका 40%। आपने क्या बोला था? 9,02,600। तो बाकी 60% कहां जाएगा? डेवलपमेंट फीस। अरे बोलो क्या ये बात क्लिक किया कि नहीं किया? बाकी तो डेवलपमेंट फीस ही था, तो डेवलपमेंट फीस अकाउंट में डाल देंगे तो बाकी बचेगा 13,53,900। इन अदर वर्ड्स 22,56,500 का बैलेंस 60% डेवलपमेंट फीस है। यहां तक आपको क्या डाउट है? क्या डाउट है? क्या डाउट है? क्या डाउट नहीं है? समझ में आ गया सबको? अभी पेन से लिखा जा रहा है, मैं रुक रहा हूं कि आप यहां तक लिख लो तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है, सुनो ना, मैं आगे बढ़ा, बढ़ू 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 बढ़ू। क्या बोल रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31st March 19 was 825।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस समझ गया भाई, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। वो बोल रहा है 8,25,000 का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया था। तारीख क्या बोल रहा है, 31 मार्च 19 को ही कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, किंतु कंप्लीट नहीं हुआ था। कैसे पता चला, वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर विच कॉन्ट्रैक्टर बिल्स अप टू 75% was paid on 14/4/19। अच्छा 14/4 मतलब इस साल की पिछले साल। 75% अभी पे हो रहा है, तो 25% अभी भी पे नहीं हुआ है। मतलब ऐसा बात समझो, इसका मतलब ये लोग पिछले साल जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया था 825 का, कंस्ट्रक्ट तो हो गया था किंतु पक्का पिछले साल पेमेंट नहीं हुआ था। नहीं समझा, मतलब पिछले साल ये लोग एंट्री किया होगा बिल्डिंग WIP डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर 825 का एंट्री मार लिया था पिछले साल, किंतु पिछले साल कॉन्ट्रैक्टर टू बैंक वाला एंट्री नहीं किया था क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट इस साल हो रहा है 14/4 को, तो इस साल मैं पेमेंट दिखाऊंगा ही नहीं दिखाऊंगा। कितना % पेमेंट करना है, 25%। तो आज अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूंगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे बोलना हाँ, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। बोलो यस सर, नो सर, यस सर। सुना वो कितना का था, वो वाला 8,25,000, इसका 75%। हाँ 825 का 75%, ठीक बोल रहा है। 618,750 का आज पेमेंट हुआ है। इसका मतलब अभी भी 25% पे नहीं हुआ, पे करना बाकी है। मैं एक रफ में बात कर रहा हूं, सुना एक बार इधर। 8,25,000 नहीं है, 825, इसमें बोल रहा है 75% तो पेड हो गया। तो मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूं जो 25% होगा दैट इज 2,06,250 बचेगा। ये अभी भी अनपेड है, अभी भी पे करना बाकी है। बोलो हाँ कि ना। बिल्डिंग बन गया था पिछले साल किंतु कैश इस साल दिया जा रहा है, अभी दे रहे हैं 75%, किंतु 25% अभी भी देना बाकी है। बोलो ये कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, कोई एंट्री में डाउट है, क्लियर हो रहा है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखो, द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज फिनिश्ड ऑन 31/12/19 कॉस्टिंग 7,25,000। तो अभी इस साल 31/12/19 तो करंट ईयर है ना, बिल्डिंग को और एक्सटेंड किया। पिछले साल जितना बनाया था ना उससे और ज्यादा बनाया, और इस साल कितने का कंस्ट्रक्शन हुआ है, 725। तो अगर इस साल मैंने 725 का कंस्ट्रक्शन किया है तो पहला एंट्री तो मैं पक्का मारूंगा, बिल्डिंग WIP अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर। पहले कॉन्ट्रैक्टर लिखते हैं, टू कॉन्ट्रैक्टर 725, पहला ये एंट्री करूंगा। बोलो हां, किसी को यहां तक कोई डाउट है। अब पेमेंट बोलेगा तो करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे, औकात में रहने का, औकात में रहने का। कई बार हम बोले ये लाइन, ठीक है। तो भैया पैसा लेने देने का बात तो मालिक ही बोलेगा। क्या बोल रहा है देखो, फॉर विच कॉन्ट्रैक्टर बिल वॉज फुल्ली मेड, और इसके बाद बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर का बिल क्या बोल रहा है, फुल्ली मेड मतलब पूरा पेमेंट कर दिया। मतलब कितना पेमेंट कर दूंगा कॉन्ट्रैक्टर को आज, 7,25,000 प्लस वो 25% बाकी भी तो था। कॉन्ट्रैक्टर का बिल पूरा पेमेंट कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं ना। तो इस बार का तो दे रहे हैं, जो पुराना बाकी है वो भी देंगे, पुराना बाकी वो भी देंगे। फुल्ली मेड का मतलब तो वही होता है, ठीक है। तो आज जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को पे करने जा रहा हूं, एंट्री बनेगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये होगा 7,25,000 प्लस वो जो 25% था ना 2,06,250। अरे बोलना हाँ, तो ये जोड़ के पूरा पेमेंट करेगा तुम 9,31,250। बहुत बढ़िया, 9,31,250। ठीक है, फुल लिमिट वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको। देख पहले कितना डिफिकल्ट लग रहा था, मेरे साथ इजी लगने लग गया ना। बोला हाँ ठीक लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। इसके बाद क्या बोल रहा है देखो आगे, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग 1550 टू करस्पॉन्डिंग एसेट अकाउंट।
मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हो गया यार, अरे बोलना। तो बिल्डिंग WIP से कहाँ डालेंगे, बिल्डिंग में, तो डालना ही है, तो डालो ना। एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग WIP। अरे बोलना, पहले WIP डेबिट किए थे, क्रेडिट। अभी कितना ट्रांसफर होगा, 1550। ई राम, ये 1550 आया कैसे, ये तो समझ ही नहीं है मेरे को। तुमको समझ में आया ये 1550 क्यों बोल रहा है? हाँ बोले भैया आप समझे नहीं, इतना इजी बात भैया। नहीं नहीं मैं नहीं समझा, बता दो थोड़ा। बोले पिछले साल 8,25,000 का कंस्ट्रक्शन हुआ था। हाँ हुआ था। और इस साल आपने 7,25,000 का कंस्ट्रक्शन किया। हाँ, तो दोनों को जोड़िए तो कितने का बिल्डिंग बन गया, 1550 का। वही तो हुआ है। बोल समझ आया, क्या मैं समझा पाया आपको, पक्का? आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सुना, ये तो हो गया, किंतु सुनो एक काम रह गया। मैंने हाँ मैंने बताया था अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भैया आपको बिल्डिंग तो बन गया आपका, जितना बनता है उतना रुपया, जितना जितना रुपया आप देते हो पॉकेट से, उतना रुपया कहां से कहां डालना है, बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में। तो एक एंट्री बनना चाहिए, बिल्डिंग फंड डेबिट। बिल्डिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, वहां से निकाल रहे हैं, तो बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड। कितना ट्रांसफर करोगे, कितना ट्रांसफर करोगे, 1550 की 725? देख अभी अभी 2-3 पॉइंट समझ ले, अभी से यहीं पर कंफ्यूजन होता है। पहला पॉइंट, भैया ट्रांसफर कितना करना चाहिए, मतलब जिस साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जितना बना है उतना ही ट्रांसफर हो जाना चाहिए, कि पूरा बिल्डिंग बनने के बाद ट्रांसफर होना चाहिए? नहीं, पूरा बिल्डिंग नहीं। नहीं मुन्ना, तुम लोग मेरा एग्जांपल ही ध्यान नहीं दिया था, कैसे कैसे बहकी बहकी बातें करते हो। याद करो, मेरा ये बिल्डिंग WIP था 30,000 रुपए का, तभी मैंने 30,000 रुपए ट्रांसफर किया था। मैंने करंट ईयर में तुमने जितना खर्चा किया उतना ट्रांसफर हो जाना चाहिए, करंट ईयर में तुमने जितना खर्चा किया उतना ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो बिल्डिंग कंप्लीट होने का वेट नहीं करते आप लोग, बात समझो, बिल्डिंग कंप्लीट होने का वेट नहीं कर रहे हैं। जितना इस साल खर्चा हुआ उतना ही ट्रांसफर कर दो। क्या बोला, जितना इस साल खर्चा हुआ, तो कंप्लीट करने का वेट नहीं करना, जितना इस साल खर्चा हुआ उतना ट्रांसफर कर दो। याद रहेगा ये बात? तो अब देख के बताओ इस साल कितना खर्चा हुआ है। कहां गया मेरा ये वाला, 7,25,000। बट आप इस पर 7,25,000 ट्रांसफर मत करना, मैं ट्रांसफर करूंगा 1550। आपका जैसा कंफ्यूज करने वाला आदमी हम कहीं नहीं देखे हैं। पहले हम 1550 बोले तो बोलते नहीं, जितना जितना आप बोले जितना रुपए का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके पेमेंट करोगे उतना रुपए ट्रांसफर करना है। तो हम बोले ठीक है, इस बार कंस्ट्रक्ट हुआ है 7,25,000 रुपए का, तो 7,25,000 ट्रांसफर कीजिए। फिर आप बोलते नहीं 15,50 का, ये क्या है? नहीं तुम ठीक ही बोल रहा है, 725 होना चाहिए था, बट सब में एक कांड कर दिया था। कांड, हाँ कांड क्या किया था, बिल्डिंग 825 का कंस्ट्रक्ट तो पिछले साल किया था, किंतु उसका जो पेमेंट करवाया है मुन्ना, देखो मैं येलो जानबूझ के कर रहा हूं, ये 825 का पेमेंट कब हुआ है, पिछले साल की इस साल। इसीलिए जब तुम लोग लिख रहा था ना, मैंने टोक के उस वक्त बोला था जितना कैश पे होगा कंस्ट्रक्शन के लिए उतना ट्रांसफर होगा। तुम लोग उस वक्त लिख रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, याद कर हम टोके थे उस वक्त। ध्यान से सुन, तुम लोग मुंडी उठा के सुना भी था, फिर से भाई बकवास करे, एक ही बात तो बोल रहा है, कुछ नया थोड़ी ना बोल रहा है। जितना रुपए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हो सकता है बिल्डिंग पिछले साल कंस्ट्रक्ट हुआ हो, कैश इस साल पे हुआ है ना, तो पिछले साल कैश तो पे हुआ नहीं था, तो पिछले साल आप बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में नहीं लेके गए थे। कैश इस साल पे हुआ है तो इस साल आप बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये कैश मान ले इस साल पे नहीं करवाया होता तो हम ये अज्यूम कर लिए होते पिछले साल कैश पे हो गया है, तो इस साल में सिर्फ 725 ट्रांसफर करता। तो कैश पे इस साल हो रहा है, इसीलिए मैं समझ गया कि भैया पेमेंट तो पिछले साल नहीं हुआ था, तो दोनों पेमेंट इस साल हुआ है। समझ रहा है ना? तो पूरा बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में इस साल में ट्रांसफर होगा। समझ में आया सर? अगर मैं होता ना तुम्हारे जगह, ऐसे हाथ बनाता और मैं, जानते हो क्या लिखते हैं यहां, डेंजर।
लिखे छो, जल्दी जल्दी लिखो नालायको। अरे भैया मैंने सम रखा, ऐसे ही थोड़ी ना रखा हो। अच्छे अच्छे लोगों को फंसाते हैं हम लोग। हम लोग चारा डाले मछली ना फंसे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब अगर यहां पर देखो और कुछ बचा है क्या, करस्पॉन्डिंग एसेट हो गया, खत्म हो गया सब, खत्म हो गया तो ना ना, हाँ बोल 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 बोल। हाँ वेरी गुड, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अगर कोई लाइन क्वेश्चन में ऐसे फालतू का थोड़ी ना दिया था। आप यहां पर पढ़ो, आपको याद होगा आपके पास एक 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था पिछले साल के ईयर के एंड में। अब 1 साल कंप्लीट हो गया तो इस पे इंटरेस्ट भी तो मिला ही होगा। वो इंटरेस्ट की एंट्री कौन करेगा, वो सब बताएगा नहीं, आपको समझ के करना पड़ेगा। इसीलिए तो पूरा अकाउंटिंग सिखाया मैंने आपको। तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 15% इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 90,000। तो इंटरेस्ट का आपको पता है, मैं 2 एंट्री करके दिखाता हूं। तो मैं 2 एंट्री करके दिखाऊंगा। पहले दिन मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, बेवफा बेवफा, ऐसे था ना, BFI है, बेवफा नहीं है, एक्साइटेड हो जाता सब। ये कितने का था, 6 लाख रुपए का था, इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट था, 15%, दैट इज 90। किंतु यहां करोगे तो अभी भी खत्म नहीं हो, बोलो क्या बाकी है। हाँ, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 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 क्या बोला, बिल्डिंग फंड। हाँ, अब जाके अगर आप बोलोगे कि सम खत्म है तो मैं मान सकता हूं। देखो बढ़िया सम है मेरे हिसाब से, जब तक ये सम 2-3 बार हाथ से लिख के नहीं करोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब 2-4 बार हाथ से लिख के करोगे। सर आपको पता है आज आप पूरा क्लास इसी पे लगा दिए हैं, फंड फंड कर करके कर दिया आप। मैंने तो बोला ही था, 1 घंटा समझाने में लगा, अब सम कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा। आगे बढ़ा जाए, अरे बोलना। सबका लिखना हुआ तो कि कोई लिख रहा है, वो लिखे जा रहा है, क्या लिख रहा है पता नहीं, क्या बेवफा बेवफा ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा, हमको लगा गाना लिख रहा है नरेशन। चलो ये सम बढ़िया हो गया। सम नंबर 8 देखो, ये इजी सम है, एक बार आप खुद देखो फिर मैं देखता हूं। पटक के मारेंगे तुमको। अच्छा एक चीज नहीं, एक चीज बता हमको, मान ले तुमने बैंक में FD कराया, कभी FD सुना है, 2 साल पहले FD कराया था, 2017 में तुमने FD कराया मैंने बैंक में, तो इसका इंटरेस्ट तो तुमको सिर्फ 2017 में मिलेगा, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में थोड़ी ना मिलेगा। क्यों मिलेगा, तुम 17 में इन्वेस्टमेंट किया है, तुमको 18 में कैसे मिल सकता है इंटरेस्ट। तो ये बात समझ में आता है, जब वहां पर 15% इन्वेस्टमेंट लिखा है, पिछले साल में 19 में हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं पड़ा हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा इस साल भी, समझ में नहीं आता है। अब बता, पटक पटक के मारे कि नहीं मारे तेरे को, हमको 2-4 आदमी और ला के मरवाना चाहिए तुमको इस क्वेश्चन के लिए, सच्ची में। ए 8 भी पढ़ने बोला मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये झपाझप 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 हो जाएगा, झपाझप झपाझप समझता है। देख बच्चे, अ क्लब प्रोवाइड फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू प्राइस, अच्छा प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइस कुछ बोल, हाँ यही वर्ड सुनना चाह रहे थे, रेवेन्यू से रिलेटेड है। 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस फंड बैलेंस 1419, अच्छा 1419 तो ओपनिंग हो गया ना। अगर मान लीजिए बैलेंस शीट है, मतलब प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है कितना रुपए है, 25,000 है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कौन सा साइड में आएगा, एसेट साइड में 20,000 है। अच्छा तुम लिखना मत, ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। फंड में 25,000 है ओपनिंग में, ओपनिंग डे में इन्वेस्टमेंट में तो 20,000 है, बाकी 5,000 कहां होगा, बैंक में होगा। पर ये अपना ज्ञान अपने पास रखना,
एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोले तो शो ऑफ मत करने लग जाना, आई नो इट विल बी इन बैंक, तुमको पता है, संभाल के रखो। बिना फीस के एक्स्ट्रा बात मुंह से नहीं बोलना, वो लोग पूछेगा तो ही बोलना कि बैंक बैलेंस है, नहीं तो मत बोलना, समझ में आया? फोकड़ का काम नहीं करना है भाई, इतना नहीं चलेगा। आगे, इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर अबव इन्वेस्टमेंट 1000। अच्छा, अगर इंटरेस्ट मिला है ड्यूरिंग द, तो एंट्री दो होना चाहिए, एक बैंक टू इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट टू प्राइस फंड। अगर इफेक्ट वाइज सोचेगा तो मैं ऐसे बोलूँ, ये प्राइस फंड के साथ ऐड हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई इनकम कमाते हैं फंड मनी यूज करके, तो फंड के साथ ऐड हो जाना चाहिए, ज्यादा रहा। अच्छा, फिर प्राइस गिवन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, प्राइस अवॉर्डेड, मैं बोलूं 2 एंट्री करते हैं, प्राइस अवॉर्डेड टू बैंक, और एक होता है प्राइस फंड टू प्राइस अवॉर्डेड, वही होता है ना एंट्री तो। किंतु अगर नेट इफेक्ट बात करें तो जितना प्राइस अवॉर्ड किए हैं वो क्या होना चाहिए, माइनस हो जाने फंड से, क्योंकि मैंने बोला था एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फंड इन बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 2 याद आया? अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद है डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स अबव फंड ड्यूरिंग द ईयर 5000। अच्छा, मतलब इस साल और फंड मिला तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक टू प्राइस फंड। अच्छा, फंड मिला तो मेरा फंड बैलेंस बढ़ेगा कि कमेगा, बढ़ जाएगा 5000 से, यही ना होना है? अरे बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन गिवन अबव। अच्छा, जर्नल एंट्री तो फिर इस 3 पॉइंट का ही हो पाएगा, क्योंकि पहला 2 तो ओपनिंग बैलेंस है, उसका थोड़ी ना कोई जर्नल एंट्री होता है। अरे बोलना, नहीं होगा ना पक्का? तो श्योर, सिर्फ 3 का ही होगा। अच्छा, एंड शो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 इनकॉर्पोरेटिंग द अबव डेटा। अच्छा, ये वाला बैलेंस शीट जो हम रफ में बना रहे थे ना, यही बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है। बोले एक बैलेंस शीट पे भी दिखाओ कैसा दिखेगा इफेक्ट करने के बाद, पर एक्सट्रैक्ट बोला, एक्सट्रैक्ट समझते हो क्या है? कंप्लीट बैलेंस शीट की इनकम्प्लीट? हाँ, मतलब जितना डेटा है बस उसके हिसाब से बनाओ, ज्यादा ज्ञान मत उसमें देने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में इफेक्ट भी दिखा लेंगे, कोई बड़ा बात थोड़ी नहीं। चलो जल्दी से बोलिए सर। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, मेरे को जर्नल एंट्री करने बोला, अ क्लब बोला, क्लब का नाम क्या है? नहीं, क्लब का नाम तो नहीं है ना, अ क्लब बोले, नाम तो कुछ नहीं है, तो बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। ए क्लब नहीं है रे, क्लब का नाम ए नहीं है, ठीक है? अ क्लब, समझो बातों को। कौधा काम काज बेशी, जर्नल एंट्रीज लिखो। तो पहला है बच्चे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 1000 रुपए का, तो मैं तो 2 एंट्री करना पसंद करता हूं। मैं करूंगा पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? 1000। किंतु मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, एक और एंट्री करना ही पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। 1000 का पहला एंट्री हुआ। वैसे आप चाहो तो कंबाइन एंट्री भी दिखा सकते हो, बैंक टू प्राइस फंड, बहुत लोग वैसे भी दिखाते हैं, पर मेरे को ऐसे तोड़ के पसंद है। मैंने सामने वाला जो चेक कर रहा है ना कॉपी, उसको पूरा दिखा देते खोल के, देखो ज्ञान देखो मेरा। बाकी लोग तो रट उठा के आया है, हमारा ज्ञान देखो। यही छोटा छोटा चीज जब आप प्रेजेंट करते हो ना कॉपीज में, तो क्या होता है, आपको आपके पास एग्जामिनर के ऊपर ना अपना इंप्रेशन जमाने के लिए इनिशियल फ्यू मिनट्स होते हैं। एक पेपर पे बेचारा कितना मिनट देगा, 7 मिनट 10 मिनट चेक करने में, 15 मिनट, उससे ऊपर नहीं है ना। तो तेरे पास कई दिन नहीं है इंप्रेशन जमाने का, कई कई सेकेंड्स और मिनट्स होते हैं तुम्हारे पास। तो पहला 2-3 मिनट जब चेक करे ना, उसमें ऐसा कुछ दिख जाना चाहिए उसको कि लगे बंदा में दम है, कुछ लिखा है, बंदा नॉलेजेबल बंदा है। बंदा मतलब बंदी भी, हाँ, दोनों जेंडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, गलत मत सोचना। पता चला बाहर जा रहे हैं, बस हो गया, मतलब बंदा आपको बताते हैं हम, मतलब बंगाल है यहाँ, दीदी का जोर है। अच्छा, नेक्स्ट, प्राइस गिवन, मतलब भाई प्राइस अवार्ड किया, कितने का? 2000। तो मैं 2 एंट्री करता हूं इसका, प्राइस अवॉर्डेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000। किंतु प्राइस अवार्ड जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको प्राइस फंड में क्लोज करेंगे।
तो अगला एंट्री क्या बनना चाहिए? प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस अवॉर्डेड। अच्छा, अब कंफर्टेबल लग रहा है ना? 1.5-2 घंटा देने के बाद अब चीज में कंफर्टेबल लग रहा है? पहले से काफी बेहतर लग रहा है ना? जब स्टार्ट किए तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, पर अब ठीक लगेगा। क्या होगा? तुम आज कहां खोया है? अभी कैसा लग रहा है मेरे को पता है। करवा चौथ में देखा है कभी वो ऐसे वो चाल नहीं सकता, ये जो सामने जो हो रहा है ना, ऐसे देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा, उससे देख रहे। हो गया, चले आगे। चलो नेक्स्ट, डोनेशन मिला कितने रुपए का? 5,000 का। अच्छा, डोनेशन मिला तो एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक टू प्राइस फंड। कितने रुपए का था ये? 5,000। मजा आ गया सर, मजा आ गया। और क्या है? बस। किंतु सुनना, अब तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। यहां तक तो कर लिया, आपका लिखना हो जाए तो बताओ पहले। क्या हो गया? श्योर? पक्का? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? चलिए, तो अब ये लोग आपसे मांगा था बैलेंस शीट। इसके नीचे लिखेंगे एज ऑन, डेट था 31 मार्च 20, 31 मार्च 20। और बैलेंस शीट के बगल में देखो मैंने क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट। मतलब मैं इतना ही बोलना चाहता हूं भैया, ये एक छोटा सा हिस्सा है पूरे से बड़े से बैलेंस शीट का। तो ये बैलेंस शीट ऑब्वियस सा बात है, टैली वैली भी नहीं होगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। बड़े बैलेंस शीट का छोटा सा हिस्सा है, बड़े बैलेंस शीट का छोटा सा हिस्सा है। कौन सा साइड एसेट साइड है, कौन सा साइड लाइबिलिटी साइड है, क्या आपको पता है? चाहिए ना? चले 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 चले। ओए, बढ़े क्या? सुनो ना, गिव जर्नल एंट्रीज हो गया, शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, एक एक करके। फंड का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 25। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आके प्राइस फंड, इनर कॉलम में लिखो 25, क्योंकि ओपनिंग है, इसमें अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है, तो इनर में लिख दिया मैंने। देखो, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग था 20। सुना, ओपनिंग 20 था, पर आपने सम पढ़ लिया है, क्या इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। तो जो ओपनिंग था वही क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। तो मैं यहां पर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यही मेरा क्लोजिंग है, तो ही मेरा ओपनिंग, तो ही मेरा क्लोजिंग 20। क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है ना सबको? अच्छा, फिर और क्या बोल रहा है देखो, अब इंटरेस्ट मिला है 1,000, तो इंटरेस्ट फंड के साथ क्या हो जाएगा? ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना था? 1,000। तो फंड हो गया 25 से। फिर बोला था प्राइस अवॉर्डेड 2,000 है, तो प्लस होगा कि माइनस? तो प्राइस अवॉर्डेड 2,000 यहां से माइनस हो जाएगा, मतलब 26 में 2 गया तो कितना बचेगा? 24 बचेगा बीबी फंड में। और नया डोनेशन मिल गया 5,000 का, तो नया डोनेशन ऐड होगा कि लेस होगा, क्या लगता है? तो मैंने लिख दिया ऐड डोनेशन 5,000। तो नेट में कितना आ रहा है? बस। अब टोटल वोटल मत करने जाना, ऐसे खुला खुला छोड़ दो, हवा आने जाने दो। पर एक बात तुम समझते हो कि बाकी जो पैसा है ना 9,000, उसमें होगा, उसमें। तुम समझ रहे हैं ना बात? पकड़ लो बात को जल्दी से, इसलिए मैंने इतना गहरे से दिखाया। पर आपको दिखाना नहीं ना, ना ना, पता चला बैंक करके टोटल करके टैली करा के दिखा रहे हैं ना, उतना नहीं, उतना शो ऑफ नहीं करना है। उसके लिए पेमेंट नहीं मिल रहा तो शो ऑफ क्यों करने का? एकदम बी प्रोफेशनल। जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम होगा भैया, उससे 1 रुपया का पैसे का काम नहीं हो सकता। क्या सारे बच्चे यहां तक लिख पाए?
ये जो मैं सिखा रहा हूं ना बच्चे अभी, ये सम ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, ये बड़े बड़े सम का छोटा छोटा हिस्सा है। अभी तक हमने जितना भी सीखा है, आप ये कभी मत सोचना कि फुल फ्लेज सम सीखा अभी तक। अभी तक बड़े बड़े सम का सिर्फ छोटा छोटा हिस्सा सीखा है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे तो मैं सिखा ही गया, मैं सोच रहा हूं एक दो और एग्जाम्पल मैंने रखा था, आपको दिखाता हूं। आप कर पाओगे क्या, वही देखने का बात है। इसको ना मैं फटाफट दिखाऊंगा, अभी मैं कुछ आइटम्स दिखा रहा हूं आपको। देखो मैं 17 दिखा रहा हूं, मैं इसको रफ में फटाफट समझाऊंगा, ठीक है ना। ये तुम लोग एक बार में समझ जाएगा और घर में सुंदर से कर लेना। शो हाउ विल यू डील प्राइस अवॉर्डेड 2000 while preparing final accounts of a club for the year ended 31st March 18। तुमको कुछ नहीं दिया, तुमको सिर्फ बोला हमने प्राइस अवॉर्ड किए 2000 रुपए का। इसको कहां दिखाओगे, फाइनल अकाउंट से बताओ। दिखाएंगे, किंतु क्या आपको बोला है समय प्राइस फंड अकाउंट है? समझो बात को, इसीलिए मैं ये सब एग्जांपल डाला हूं। अगर आपके पास प्राइस फंड अकाउंट ही नहीं है, तब तो प्राइस फंड का चक्कर ही नहीं है। तब आपको इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा में दिखाना पड़ेगा प्राइस अवॉर्डेड बोल के। रट नहीं चलेगा। मैंने क्यों डाला है, मेरा एग्जांपल समझते हो कहां कहां से आता है। तो अगर सिर्फ प्राइस अवॉर्ड बोला है और आपके पास फंड अकाउंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो भैया खर्चा है वो, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में डाल के आओ। बोलो क्लियर है, समझ जाएगा। समझ गया, मैं से रफ में लिखा तो समझ गया। अच्छा, दूसरा 18 देखो। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18। ठीक है ना, 31st मार्च क्या बोल रहा है, 18। अच्छा, प्राइस अवॉर्ड हुआ है, ये तो प्राइस फंड से क्या करने चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो को पता है। अच्छा, फंड का पिछले साल का क्लोजिंग 31/3/17 बोल रहा है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 12,000 है। डोनेशन फॉर प्राइस फंड रिसीव ड्यूरिंग देयर, अच्छा इस साल और डोनेशन मिला तो प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये एक इन्वेस्टमेंट था, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, एसेट साइड में दिखाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट है ये प्राइस फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान रहे हो ना? मतलब अगर तुम मेरे से पूछते हो भैया चलो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बताओ, एक साइड में प्राइस फंड आएगा, एक साइड में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो मेरा प्राइस फंड था 12,000 रुपए, अभी मजा का बात देखना, ये 12,000 है। अगला वाला ये इन्वेस्टमेंट कितना था, 12,000, ये भी कोई दिक्कत नहीं था। समझ रहे हैं ना, दोनों दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस था। फिर तुम्हारा बोला प्राइस अवॉर्ड हुआ 2,000, तो तुम यहां से 2,000 क्या करेगा, माइनस 10,000 बचेगा। अच्छा, फिर ऐड कर रहा कितना, 2,800 डोनेशन मिला ड्यूरिंग देयर का, और एक इंटरेस्ट मिला 1,200, ये भी ऐड हो जाएगा। अरे बोलना, तो ये सब हो जाएगा। तो तुम्हारा फंड अकाउंट में कितना दिखाएगा, 12,000 माइनस 2,000 प्लस 2,800 प्लस 1,200, माने इधर 14,000 आएगा, इधर 12,000। ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, आप समझ गए? सुंदर से बना लोगे पक्का? अच्छा, अगला वाला देखो। अगला में क्या बोल रहा है, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 18। अच्छा सुना, मैं यहीं पर दिखा देता हूं इसको, ये रहा मेरा बैलेंस शीट, ठीक है ना। प्राइस अवॉर्डेड फंड से क्या करेंगे, माइनस, मैं तो बोल रहा हूं यहां प्राइस फंड आएगा, यहां प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। मेरा फंड का ओपनिंग बैलेंस 12,000 है, बोलो हाँ। तो फंड का मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,000। अच्छा, ये अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड जो है ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे 17,000, चलो करेंगे। डोनेशन इस साल कितना मिला, 2,800, तो डोनेशन इसमें ऐड करेंगे 2,800। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,000, ये तो इस साइड ही आएगा। और इंटरेस्ट मिला 1,200, तो प्लस इंटरेस्ट कर दो 1,200। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? 12,000 माइनस 17 प्लस 28, भैया ये तो नेगेटिव हो जा रहा है। ओ माय गॉड, हाँ आप समझ रहे हो, आपके पास 16,000 माइनस 17,000, 1,000 नेगेटिव आ रहा है। नहीं समझा बात? मेरा ये जो एक्सपेंडिचर है कितने का है, 17, और बाकी मेरे पास फंड में जोड़ जाड़ के कितने इकट्ठा हो रहा है, 16। तो क्या माइनस 1,000 लिखोगे? सही बोल रहा है, समझो, जितना रुपए का फंड है फंड से उतना ही माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा माइनस करना संभव। तो जो एक्स्ट्रा है वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
मतलब जब प्रेजेंटेशन करोगे यहां पर कितना प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, 16 करके आउटर कॉलम बोलोगे 0 बचा, और नीचे एक नोट लिखोगे कि 1000 का जो अवॉर्ड किए एक्स्ट्रा वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि मैं फटाफट चर्चा कर रहा हूं कि ये सब चीज अगर आए तो आप यूं निकालें ये सब चीज को, बाकी लोग सोचेगा तुम निकाल के निकल जाना। बोलो क्लियर हुआ बात? चलो देखो और एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल कमी नहीं है, मैंने समझ कमी नहीं रखा कोई। 20 नंबर क्या लिखा देखो, शो हाउ यू डील विथ फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। अच्छा क्या बोल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3 लाख। तो इस बार बिल्डिंग कितने का कंस्ट्रक्शन हुआ है, 3 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस में है, एंड हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, मतलब WIP है, अरे बोलना। और अपने पास ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है, 9 लाख। तो सुन, अगर ओपनिंग कैपिटल फंड बिल्डिंग फंड नहीं है, कौन सा फंड है, 3 लाख तो खर्चा कर देंगे, पहले तो एसेट साइड में लिखेंगे, अरे बोलना बिल्डिंग WIP कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिमिलर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच अकाउंट टू विच अकाउंट, बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड। पर बता बिल्डिंग फंड है क्या, तो इसमें किसी से कुछ नहीं जाएगा, नॉर्मल बिल्डिंग कर दिया, कहां से जाएगा, कुछ नहीं, कोई फंड नहीं है मेरे पास तो कुछ नहीं है। सुनो ना, अगर कोई फंड ही नहीं है तो उछल कूद मत करो, तुम्हारा बिल्डिंग WIP चुपचाप दिखा दो 3 लाख रुपया, तुम्हारा कैपिटल फंड कितना है, कोई फंड ही नहीं है, तो फंड का एडजस्टमेंट कहां से करोगे, जबरदस्ती करके दिखाओगे क्या? भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई करने के लिए फंड अकाउंट होना भी चाहिए, तुम्हारे पास तो कोई फंड अकाउंट है ही नहीं, तो एडजस्टमेंट काहे का? अब समझ रहे हो कहां से मैं पकड़ रहा हूं चीजों को, अभी क्लियर हो रहा है? अच्छा नेक्स्ट, शो हाउ यू डील विथ फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस, समझ गया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ 3 लाख का, अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, मतलब WIP है, इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बिल्डिंग फंड अपने पास पहले से 4 लाख है। सुनो यहां पर मैं दिखाता हूं, हम लोग बोलना चाह रहे हैं ये जो बैलेंस शीट है इसमें हमारे पास बिल्डिंग फंड पहले से कितना रुपया है, 4 लाख है, ठीक है। डोनेशन इस साल और कितने का मिला है, तो डोनेशन क्या करोगे, इस साल जो डोनेशन मिला है ऐड कर देना चाहिए बिल्डिंग फंड के साथ। अच्छा, फिर ओपनिंग कैपिटल फंड 9 लाख है, भाई साहब कैपिटल फंड ओपनिंग कितना है, होने दे, मैं क्या करूं, उसका बिल्डिंग फंड से क्या लेना देना है। फिर बोलता है और तो कुछ नहीं, यहां इस साल कंस्ट्रक्ट किए कितने का बिल्डिंग, 3 लाख। तो अगर 3 लाख का कंस्ट्रक्ट किया है तो पहला स्टेप बिल्डिंग WIP यहां कितना आना चाहिए, 3 लाख, और जितने का तुमने करंट ईयर में कंस्ट्रक्ट किया है उतना रुपया बिल्डिंग फंड से माइनस करके कहां जोड़ दोगे, कैपिटल फंड में जोड़ दोगे। यानी कैपिटल फंड कितने का दिखाई देगा, 12 लाख, बिल्डिंग फंड में कितना दिखाई देगा, 6 लाख, और बिल्डिंग 3 लाख का ही। अब ये मत बोलना भैया बाकी पैसा कहां है, एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट बोला नहीं है तो पक्का ऐसे वो होगा, कैश वैश में होगा कहीं पर, कैश बैंक, वो तो मान लेना पड़ेगा ना, कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब पेमेंट हो गया, नॉर्मल तो ये होता है ना। मेरा बात अच्छा कहीं लिखा है बिल्डिंग परचेज्ड, तुम लोग बचपन से क्या एंट्री किया है, बिल्डिंग टू कैश ही किया है, एज्यूम तो ये करते हो कि कैश पे हो गया, तो कोई नया एजम्पशन तो बोला नहीं, वहां जब नहीं पूछा तो यहां क्यों पूछ रहा है सवाल, वाह वाह वाह, सारा सवाल मेरे से ही, सारा सवाल मेरे से आ रहा है ना। बोले यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा चलो ये वाला भी देख लो, एक लास्ट एग्जांपल है, कैसे डील करोगे सब बोल रहा है। कंस्ट्रक्शन भाई 3 लाख का करवाया है और वो WIP अभी तक, समझ रहे हैं ना। देखो बिल्डिंग फंड में कितना रुपया है, 4 लाख। देख मैं रफ में फटाफट बात कर ले रहा हूं, ऐसे रफ में मैं बोल रहा हूं हमारे पास बिल्डिंग फंड में कितना रुपया है, 4 लाख रुपया, तेरे की 4 लाख रुपया है, मिटना। हाँ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट है भाई 4 लाख रुपए का, तो यहां पर आएगा ना बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 लाख दिखा देंगे। अच्छा फिर और क्या है, डोनेशन मिला 5 लाख का, डोनेशन क्या करेंगे बिल्डिंग फंड के साथ ऐड करके दिखा देंगे। अच्छा डोनेशन के बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ H40 का, क्या करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, हाँ इसके साथ कितना 40,000 था ना, तो 0.4 लाख शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ गया, ऐड करेंगे। अच्छा उसके बाद क्या है, ओपनिंग कैपिटल फंड 9 लाख, तो कैपिटल फंड इनर में आ रहा है 9 लाख, और ड्यूरिंग देयर कितने का कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब समझो बिल्डिंग WIP कितने का आएगा, 3 लाख, और सिमिलर अमाउंट हम बिल्डिंग फंड से
माइनस करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड 12 लाख दिखाएंगे, ये 9 में से गया 640, तो 6.4 लाख आ जाएगा। बस यही आपका बैलेंस शीट दिखाई देगा। ये सारा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, पूरा नहीं है, मैं सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग दिखाना चाह रहा हूं बैलेंस शीट। क्या ये सारा चीज समझ आया? क्या आप इसको सुंदर से घर में बना लेंगे? क्या मैं उम्मीद कर लूं? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इतने रखते हैं, अगले दिन और बढ़ाएंगे। आज पूरा फंड बेस्ड सिखा दिया, अब अगले दिन अक्रूअल बेसिस पूरा सिखा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। और फिर सम भी चालू कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सम चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज पूरा रिवाइज करके आना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिवाइज करके आना, मैं बार बार बोल रहा हूं।